अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया की तीसरी किस्त फांसी के तख्ते पर का दूसरा हिस्सा। अंबर हबशी गुलाम और शहजादे के साथ बाबुल की तरफ बढ़ रहा था। आखिर वो सरहद पर पहुंच गए। उन्होंने पहले तो बड़ी कोशिश की कि वो चौकियों के दरमियानी फासले से सरहद अबूर कर जाएं, मगर वो ऐसा ना कर सके। सिपाहियों के दस्ते बराबर गश्त कर रहे थे और उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। उन्हें मजबूरन एक चौकी पर पड़ताल के लिए रुकना पड़ा। पहरेदारों के पूछने पर कि वो कौन है और कहाँ जा रहे हैं, अंबर ने बताया कि वो बाबुल का ताजर है और नैनवा में अपना माल फरोख्त करने आया है और अब वापस बाबुल शहर को जा रहा है। एक सिपाही ने हबशी गुलाम से पूछा कि वो कौन है, तो गुलाम ने हाथ के इशारे से गूंगा करके जाहिर करने लगा कि वो गूंगा है। अंबर ने उसे बताया कि उसका गुलाम है और गूंगा है, वो बात नहीं कर सकता। सिपाही हबशी गुलाम की हरकतें देखकर कह कह लगाकर हंसने लगे, बल्कि उन्होंने उसे तंग करना और उसके सर पर धब लगाने शुरू कर दिए। मौका की नज़ाकत के आगे हबशी गुलाम सिपाहियों की मार सहता और कुछ न बोला, बल्कि उल्टा बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। अंबर दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि वो सिपाहियों को चौकी से जल्दी जल्दी गुजर जाए। उसे ये भी धड़का लगा था कि अगर किसी सिपाही ने उसका रेशमी थान खुलवा कर देखने की ख्वाहिश की तो वो क्या करेगा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक सिपाही ने आगे बढ़कर खच्चर पर लंदे हुए रेशम के थान को हाथ लगाकर देखा और बोला, ये तुम्हारा है या इसे शहर से लूट कर लाए हो? अंबर ने कहा कि वो थान उसका है। वो बहुत से रेशमी थान लेकर शहर बाबुल से आया था। उसने सारे थान फरोख्त कर दिए हैं और ये बचा हुआ थान वापस ले जा रहा है। मगर सिपाही को यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम झूठ बकते हो। तुम ये रेशमी कपड़े का थान नैनवा शहर से लूट कर आ रहे हो। इसे यहीं रहने दो, ये थान मैं लूंगा। इसे उतार कर जमीन पर रख दो और चले जाओ। अंबर के तो पांव तले से जमीन निकल गई। हबशी गुलाम भी बेहद परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस अहमक और वहशी सिपाही को कैसे समझाएं और थान लेने से बाज रखें। अंबर ने कहा, देखिए, मैं एक गरीब सौदागर हूँ और मंडी के आड़तियों से कर्ज पर माल लेकर बेचता हूँ। ये माल मेरा नहीं, बल्कि एक आड़ती की अमानत है जो मुझे बाबुल पहुंचकर उसे वापस करना है। आपकी मेहरबानी होगी, ये थान मुझसे ना लें। इसके बदले मैं आपको सोने के सिक्के दे सकता हूँ। सिपाही ने कहका मारकर कहा, सोने के सिक्के भी लूंगा और रेशमी कपड़े का थान भी लूंगा। सिपाही की इस जिद पर अंबर और हानू घबरा गए। अभी वो कुछ न सोचने पाए थे कि सिपाही ने आगे बढ़कर थान उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। अब अंबर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सब्र नहीं कर सकता था, क्योंकि ये शहजादे की जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने फौरन मुकद्दस दरवेश नातुल की रूह को याद किया और खच्चर पर लदे हुए रेशमी थान पर फूंक मार दी। सिपाही चीख मारकर पीछे हट गया। उसे रेशमी कपड़े का थान एक शेर की शक्ल में नजर आया, जो खच्चर पर बैठा उसकी तरफ देखकर गुर्रा रहा था। शेर शेर शेर! सिपाही चीखता हुआ चौकी की तरफ ऐसा भागा कि उसने पलट कर भी न देखा। बाकी सिपाही उसकी हिमाकत पर हंसने लगे। अरे पागल हो गया है, इसे खच्चर भी शेर दिखाई दे रहा है। मगर सिवाय अंबर के किसी और को मालूम ना था कि सिपाही सच्चा है। उसे वाकई शेर नजर आ रहा था। सिपाहियों ने अंबर और हबशी गुलाम से कहा कि वो चले जाएं। अंबर ने रब अजीम का शुक्रिया अदा किया और हानू के साथ खच्चर को हंकता हुआ सरहद पार कर गया। सरहद के दूसरी तरफ जाते ही उनकी जान में जान आई। अब उन्होंने बड़ी तेजी से सफर शुरू कर दिया। वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके नैनवा की सरहद से दूर हो जाना चाहते थे। काफी दूर सफर करने के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई सिपाही उनका पीछा नहीं कर सकता, तो वो एक जगह मेहंदी की झाड़ियों के साए में रुक गए। हबशी गुलाम ने कहा, हम खतरे से निकल आए हैं। शहजादे को कपड़े के थान से बाहर निकाल लेना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में खतरा टल गया है। उन्होंने थान खोला और शहजादे को बाहर निकाल लिया। बेचारा कम सिन शहजादा घंटा भर कपड़े के थान में लिपटे रहने के बाद अधमुआ हो गया था। वो रेत पर छांव में लेट गया और ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस लेने लगा। जब उसकी तबीयत संभली तो उसने पूछा, शेर की आवाज़ें सिपाही ने क्यों निकाली थी? क्या वाकई वहाँ शेर था? हबशी गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा, यह हमारी खुश नसीबी थी शहजादा सलामत, कि ऐन वक्त पर सिपाही का दिमाग उलट गया और वो शेर की आवाज़ें लगातार डर कर भाग गया। वरना वो रेशमी थान खोल देता और हम सब गिरफ्तार कर लिए जाते, और फिर जो हशर दुश्मन हमारा करता वो साफ जाहिर है। अंबर ने कहा, वाकई सिपाही का दिमाग उलट गया था, वरना वह भला शेर कहाँ से आ गया? अंबर ने उन्हें हरगिज़ न बताया कि ये सब उसके बुजुर्ग अनातुल की रूह का करिश्मा था, जिसने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी। वो उस राज को राज ही रखना चाहता था।
हबशी गुलाम ने खाने के लिए जौ की मीठी रोटी और अंजीर का मुरब्बा निकाला, जो उन्होंने बड़े शौक से खाया, और चश्मे का ठंडा पानी पीकर गौर करने लगे कि अब किस तरफ का रुख करना चाहिए कि वो बड़ी तेजी से मुल्क यमन पहुंच जाएं। हबशी ने कहा, हमें दरिया फरात के ऊपर की तरफ सफर करते हुए मुल्क सुमेरिया की जनूबी सरहदों से गुजरकर आगे बढ़ना होगा। ये सब से आसान रास्ता है, इस रास्ते से मैं वाकिफ हूँ, मैं कई बार इस रास्ते से यमन गया हूँ। अंबर ने पूछा, अगर हम सारी रात और दिन का कुछ हिस्सा सफर करते रहें तो कब तक यमन पहुंच जाएंगे? मेरा ख्याल है कि 6 रोज में यमन पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें कुछ देर आराम करने के बाद अपना सफर शुरू कर देना चाहिए, हबशी गुलाम ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें दुश्मन की मुल्क की सरहदों के करीब आराम नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम तेजी के साथ दुश्मन की सरहद से दूर निकल जाएं, इसलिए हमें अभी उठकर सफर कर देना चाहिए। ठीक है शहजादा सलामत, आप खच्चर पर बैठ जाएं। काश हमें कहीं से घोड़े मिल जाते। यहाँ से 12 कोस के फासले पर एक आज़ाद बस्ती है, वहाँ से हम घोड़े खरीद सकते हैं। शहजादे को खच्चर पर सवार कराकर उन्होंने दरिया फरात से ऊपर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। दरिया 10 कोस सफ़र करने के बाद उनसे बिछड़ गया और वो आज़ाद बस्ती के पास पहुँच गए, जहाँ से उन्होंने घोड़े खरीदने थे। ये बस्ती खाना बदोश किस्म के लोगों की थी, जिन्होंने किसी खास वजह से वहाँ कई सालों से डेरे जमा रखे थे। उन खाना बदोशों में ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की थी जो जराइम पेशा थे, अक्सर डाके मारते और मुसाफिरों का सामान और घोड़े लूट कर ले आते और फिर उन्हें बेच कर गुजारा करते। हबशी गुलाम हानू उनकी बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोने के एवज शाह बाबुल की मुखबरी करते। हबशी गुलाम ने ख़ास तौर पर ऐसे मुखबरों से खबरदार रहने की हिदायत की। वो बस्ती में दाखिल होकर एक कारवान सराय में आ गए। उन्होंने सराय के मालिक को सोने के कुछ सिक्के दिए, जिसके एवज उन्होंने खाना खाया और रेशमी थान फरोख्त कर दिया। फिर उन्होंने मालिक से कहा कि वो 3 उम्दा नस्ल के घोड़े खरीदना चाहते हैं। उसने कहा, मैं आपको घोड़ों के सौदागर के मकान में ले जाता हूँ, उससे आप अपनी पसंद के घोड़े खरीद सकते हैं। अंबर ने कहा, वो मकान कितनी दूर है? साथ वाले बाजार में ही है। सराय का मालिक उन तीनों को साथ लेकर घोड़ों के सौदागर की छोटी सी कच्ची हवेली में आ गया। सौदागर घुंघरियाले बालों वाला, स्याह बालों वाला एक डाकू किस्म का आदमी था। उसके दाएं गाल पर तलवार के लंबे और गहरे जख्म का निशान था। सराय के मालिक ने कहा कि ये मुसाफिर कपड़े के सौदागर हैं और 3 घोड़े खरीदना चाहते हैं। सौदागर ने अंबर, हानू और शहजादे को सर से लेकर पांव तक घूरा और कहा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अंबर ने कहा, हम मुल्क अफ्रीका के रहने वाले हैं, तिजारत करने मुल्क नैनवा गए थे, वहाँ माल बेच कर आ रहे हैं कि सरहद पर डाकुओं ने उनके घोड़े छीन लिए। अब हम चाहते हैं कि आपसे घोड़े खरीद कर वतन वापस चले जाएं। सौदागर ने बड़ी मक्कार हंसी के साथ कहा, मगर जिस रास्ते पर तुम सफ़र कर रहे हो वो तो अफ्रीका के बजाय मुल्क यमन को जाता है। अंबर ने झट से कहा, हम चाहते हैं कि यमन से कुछ मोती और गरम मसाला खरीद कर अपने साथ ले जाएं। बहुत खूब, ये लड़का कौन है? सौदागर ने शहजादे को घूरते हुए पूछा। ये मेरा बेटा है, अंबर ने झट कहा, मगर इसकी स्याह आंखें और सफ़ेद रंगत बता रही है कि ये किसी अमीर का बेटा है, बल्कि किसी मुल्क के बादशाह का बेटा है। अंबर और हानू हबशी घबरा गए। कमबख्त सौदागर ने सही अंदाज़ा लगाया था। हबशी गुलाम को अचानक ख्याल आया कि कहीं ये शख्स शाह बाबुल बख्त नसर का मुखबर ना हो। उसने फ़ौरन कहा, यह अपने बाप के साथ काफ़ी अरसा पहले पहाड़ी मकाम पर रहा करा, इस वजह से इसकी रंगत गोरी हो गई। अंबर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जी हाँ जी, वरना हम गरीबों का रंग सफ़ेद कैसे हो सकता है? और फिर मेरे बेटे की किस्मत में किसी बादशाह का बेटा होना कहाँ? सौदागर हंसकर बोला, अरे आप लोग तो मेरी बातों को सच समझ बैठे, मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था। भला मुझे मालूम नहीं कि किसी मुल्क के बादशाह का बेटा इस तरह खच्चर पर सफ़र नहीं कर सकता? अंबर ने भी हंसकर कहा, यही तो मैं भी हैरान था कि आप जैसा अक्लमंद आदमी इस किस्म की बातें कैसे सोच सकता है। अच्छा ये बताइए कि आप हमें घोड़े किस वक्त देंगे? इसलिए कि हम जल्द सफ़र पर रवाना होना चाहते हैं। नैनवा में हमारा पहले नुकसान हो चुका। सौदागर ने कहा, कल सुबह आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, घोड़े आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, यहीं कीमत भी तय हो जाएगी। सारी बातें तय करके कल का वादा करके अंबर, हानू और शहजादा मारूत वापस कारवान सराय में आ गए। वो इस बस्ती में रात बसर नहीं करना चाहते थे, मगर उन्हें मजबूरन वहाँ रात बसर करना पड़ गई। हानू ने कहा, मुझे ये घोड़ों का सौदागर बड़ा ख़तरनाक आदमी लगता है। मुझे इस बात की बातों से मुखबरी की बू आती है। किस मकारी से इसने शहजादे की तरफ देखकर कहा कि ये तो किसी बादशाह का बेटा मालूम होता है। अंबर ने हबशी गुलाम की तायद करते हुए कहा, तुम्हारा शक बेजा नहीं, हमें इससे होशियार रहना होगा। शहजादे ने कहा, अगर ऐसी बात है
तो हमें घोड़ों का इरादा तर्क करके अभी इस बस्ती से निकल जाना चाहिए। नहीं शहजादा सलामत, घोड़ों के बगैर हम यमन तक का सफ़र आसानी से तय नहीं कर सकेंगे। हम सुबह उस आदमी से घोड़े खरीदते यहाँ से फरार हो जाएंगे। इन्हीं खतरों का इजहार करते वो सो गए। सुबह सुबह उठकर वो सौदागर की हवेली में गए। उसने वादे के मुताबिक 3 अरबी नस्ल के उम्दा घोड़े तैयार कर रखे थे। कीमत अदा करने के बाद जब वो घोड़ों पर सवार होने लगे तो सौदागर ने बड़ी मकार हंसी के साथ कहा, यमन का रास्ता खतरों से भरा पड़ा है, एहतियात से सफ़र करना दोस्तों। अंबर ने कहा, आपका शुक्रिया। उसके बाद वो घोड़े पर सवार हुए और आहिस्ता आहिस्ता बस्ती से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने एक तरफ को घोड़े सरपट दौड़ाने शुरू कर दिए। धूप बड़ी तेज थी और गर्मी रेत अंगारों की तरह तप रही थी। दोपहर तक सफ़र करने के बाद वो थक गए और एक जगह दरख्तों के साए देखकर आराम करने के लिए रुक गए। यहाँ दरख्तों के साए में एक टीला था जिसके पहलू में एक गार बना हुआ था। तीनों उस गार के अंदर चले गए और उन्होंने गार का मुंह झाड़ियों से इस तरह बंद कर दिया क्योंकि उन्हें शाम तक सोना था और ख़तरा था कि कहीं सौदागर ने मुखबरी न कर दी हो और सिपाही उनकी तलाश में ना रहे हो। अभी वो सोने की तैयारी कर रहे थे कि उन्हें दूर से घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ें सुनाई दी। वो एकदम चौकन्ने हो गए। अंबर और हानू ने गार से बाहर निकलकर टीले की ओट में खड़े होकर देखा। उन्हें दूर कुछ सिपाही आते नजर आए। उनके ज़ेरा बख्तर चमकते दिखाई दे रहे थे। वो जल्दी से वापस गार में छुप गए और उसका मुंह झाड़ियों से बंद कर दिया। खतरा उनके सर पर मंडला रहा था। सिपाही वहां आकर रुक गए। उन्होंने चश्मे पर से घोड़ों को पानी पिलाया और बातें करने लगे। अंबर और हानू ने घोड़ों के सौदागर की आवाज़ साफ पहचान ली। वो उन्हें कह रहा था, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो आज सुबह ही हमसे घोड़े खरीद कर सफ़र पर रवाना हुए और ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। एक सिपाही ने कहा, फिक्र न करो, हम उन्हें बाबल और नैनवा के रेत के टीलों के अंदर से भी निकाल कर ले आएंगे। इतना कहकर वो घोड़े दौड़ाते आगे निकल गए तो गोया हबशी हानू का अंदाज़ा दुरुस्त था। सौदागर शाह बाबुल की फौज का जासूस था और उसने शहजादे के फरार की इतला कर दी। अंबर ने रब अजीम का शुक्र अदा किया कि वो गार के अंदर छुपे होने की वजह से बच गए। उन्होंने रात उसी गार में गुजारने का फैसला कर लिया ताकि सिपाहियों से मुठभेड़ न हो सके। दूसरे रोज वो गार से घोड़ों समेत बाहर निकले और मुंह अंधेरे ही घोड़ों पर सवार होकर बड़ी तेज रफ्तारी से यमन की तरफ चल पड़े। नैनवा की सरहद से यमन की सरहद 6 रोज के सफर पर थी। वो दिन का कुछ हिस्सा आराम करते जबकि सहरा में धूप बहुत तेज होती और उसके बाद शाम पड़ते ही दोबारा सफर पर रवाना हो जाते। वो खतरों की दुनिया से दूर निकल गए और अब नए अंदेशों ने उन्हें घेर रखा था। अंबर को खास तौर पर हानू हबशी के चचा के बारे में फिक्र थी जिसके यहाँ वो यमन में पनाह लेने जा रहे थे। खुदा जाने वो कौन शख्स हो, कहीं वो भी दौलत की लालच में आकर शहजादे की जासूसी न कर दे। अगर ऐसा हो गया और वो लोग यमन में गिरफ्तार कर लिए गए तो वो शहजादे की वालदा को क्या मुंह दिखाएगा। इस किस्म के वसवसे थे जिन्होंने अंबर को घेर रखा था। 5वें रोज वो यमन की सरहद से एक दिन के सफर के फासले पर सहरा में चले जा रहे थे कि अचानक बड़े जोर की आंधी चलना शुरू हो गई। वो घोड़ों को लेकर एक टीले की ओट में आकर बैठ गए और उन्होंने अपने मुंह सर कपड़े से ढांप लिए। आंधी बड़ी शदीद थी और दोपहर तक चलती रही। आंधी का जोर थमा तो उन्होंने देखा कि सहरा का नक्शा ही बदला था। जहां पहले रेत के टीले थे वहां गहरे गड्ढे बड़े हुए थे। ये एक अजीबोगरीब हादसा था। इससे पहले सहरा में उन्होंने आंधी में गड्ढे पड़ते नहीं देखे थे। वो एक गड्ढे के पास आकर गौर से देखने लगे। ये काफी गहरा गड्ढा था और यूं लगता था जैसे इसके अंदर रास्ता जा रहा हो। अंबर ने गड्ढे के अंदर उतरकर मालूमात हासिल करने का ख्याल जाहिर किया तो हानू ने कहा, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाए। शहजादे ने भी इसी किस्म के ख्याल का इजहार किया और वो घोड़ों पर सवार होकर आगे चलने ही वाले थे कि अचानक गड्ढे में से आग के शोले निकलने लगे। वो उन शोलों को हैरत से देखने लगे। हानू ने कहा, ये आग कहाँ से आ गई? अभी वो गौर ही कर रहे थे कि आग थमना शुरू हो गई और फिर शोले मध्यम पड़ने लगे और फिर आग ठंडी होकर गायब हो गई और उसकी जगह टीले से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। यह धुआं पहले तो बादलों की तरह उबरता रहा और फिर उसने एक ऊंचे सतून की शक्ल इख्तियार कर ली जो आसमान की वसअतों में जाकर गायब हो गया। वो तीनों इस मंजर को हैरानी से देखते रहे। अंबर का ख्याल था कि शायद इस जमीन के अंदर आतिशफिजा पहाड़ों का मादा छुपा है जो बाहर निकल रहा है। हानू ने कहा, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। शहजादे ने कहा, हाँ अंबर, हमें आगे निकलना चाहिए। वो भी ये बातें कर ही रहे थे कि आसमान पर एक रोशनी चमकी और खौफनाक चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। शहजादा डर कर हानू से लिपट गया। हबशी गुलाम के चेहरे पर खौफ की जर्दी छा गई। अभी वो अंबर से पूछने ही वाला था कि ये सब क्या है कि एक खौफनाक कहका बुलंद हुआ और गर्द गुबार के बादलों ने उठकर उन्हें चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया। घोड़े डर कर शोर मचाने लगे। अंबर ने उन्हें एक दूसरे के साथ बांध दिया। हानू ने कहा, हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए।
वो घोड़ों पर सवार होकर भागने लगे तो घोड़े जैसे गर्दो गुबार की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। अब एक मकरू और डरावनी शक्ल उनके सामने आ खड़ी हुई। ये किसी भूत की शक्ल की थी, जिसके सर पर लंबे लंबे नोकीले सींग थे, सुर्ख आंखें बड़े प्यालों जितनी थीं और सर के बाल पांव को छू रहे थे। शहजादे की चीख निकल गई। हानू को पसीना आ गया। सिर्फ अंबर खामोश और पुरसुकून था। उस जिन ने कड़कती हुई आवाज में कहा, तुम मेरे घर में क्यों आए हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंबर ने बुलंद आवाज में कहा, हम मुसाफिर हैं और सफर कर रहे हैं, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुमने जानबूझकर मेरे घर को रौंद डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगा। इतना कहकर उस भूत ने हाथ आगे बढ़ाकर शहजादे को अपने पंजे में जकड़ने की कोशिश की। शहजादा भागकर एक तरफ हो गया। भूत ने कहका लगाया और शहजादे की गर्दन दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हबशी गुलाम ने हक के नमक अदा करते हुए न्याम से तलवार निकाली और पूरी ताकत के साथ भूत के लंबे चौड़े हाथ पर वार कर दिया। भूत के हाथ पर जख्म लगा। उसने तड़प कर एक चीख मारी और टेले के दामन से एक तनावर और गुंजान दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया। दरख्त को एक डंडे की तरह अपने सर के गिर्द घुमाकर उसने पूरी ताकत से हबशी गुलाम के सर पर किया। अगर हानू फुर्ती से काम लेकर अपनी जगह से ना हटता तो वो उस जगह कुचला जाता, जिस तरह पहाड़ के नीचे चिमटी आकर कुचली जाती है। भूत ने दूसरी बार वार किया। गुलाम हट गया। भूत गुस्से में आकर रेत उड़ाने लगा। चारों तरफ गुबार सा छा गया। अब अंबर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता था, इसलिए कि हानू और शहजादे की जान खतरे में थी। भूत ने उन्हें हलाक करने का फैसला कर लिया। अंबर ने आंखें बंद करके मराकबा किया और तलाला की रूह को आवाज दी, ऐ तलाला की रूह, मेरी मदद कर। तू जहां भी है यहाँ और मेरी मदद कर। इस खौफनाक भूत से हमें निजात दिला। इस वक्त भूत हबशी गुलाम को टांग से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। तलाला की रूह ने अंबर की आवाज सुन ली। वो फौरन पहुंच गई। उसने आते ही जो डरावना नक्शा देखा वो उसे परेशान करने के लिए काफी था। अंबर ने रूह से कहा, ऐ तलाला की मुकद्दस रूह, हमें इस कातल भूत से निजात दिला। फिक्र न करो अंबर, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आसमानों से आई हूँ। रूह ने एक हाथ फिजा में बुलंद किया। हाथ का फिजा में बुलंद होना था कि बिजली कड़की। भूत ठिठक गया। उसने आसमान की तरफ अपना डरावना सर उठाकर देखा और एक जोरदार कहका बुलंद किया और आसमान से आग के शोले बरसना शुरू हो गए। उन शोलों का रुख उस भूत की तरफ था। वो आसमानी बिजली बनकर कड़क कड़क कर भूत के सर पर गिर रहे थे। देखते ही देखते भूत का जिस्म आग के शोलों में लिपट गया। वो हाथ मारते हुए चिल्लाने लगा, मगर आसमान से आग बराबर उसके ऊपर बरस रही थी। वो आग का भगोला बनकर सहरा में गर्दिश करने लगा और फिर जल भुनकर राख हो गया। उसके जलने के फौरन बाद सहरा में से गर्दो उबान का तूफान गायब हो गया। जमीन पर पड़े हुए घड़ों के निशान मिट गए। तलाला की रूह भी गायब हो गई। हबशी गुलाम ने जमीन पर से उठकर चारों तरफ देखते हुए कहा, देवताओं ने हमारी मदद की। मुकद्दस देवता हम पर मेहरबान हो गए। अब अंबर उसे क्या बताता कि मदद देवताओं ने नहीं बल्कि उसकी मोहसन तलाला की रूह ने की थी। उसने कहा, अब हमें यहाँ जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। वो जल्दी घोड़ों पर सवार हुए वहां से आगे निकल गए। शाम से कुछ देर पहले वो थक कर चूर हो चुके थे। कुछ देर रुककर आराम करने और घोड़ों को पानी वगैरह पिलाने के लिए वो खजूरों के झुंड तले एक चश्मे के पास रुक गए। अभी वो घोड़ों को पानी पिलाकर फारिग हुए थे कि अचानक टीले के अकब से बख्त नसर की फौज के कुछ सिपाही नमूदार हुए और उन्होंने उड़ के गिर्द घेरा डाल लिया। सरदार ने अंबर के करीब नेजा मारकर कहा, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। आखिर हमने तुम लोगों को पकड़ लिया। शहजादे के साथ इन सब को रस्सियों में जकड़ दो। अंबर और गुलाम हबशी एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन तीनों को रस्सियों में कसकर बांध दिया और घोड़ों पर लाद कर वापस नैनवा की तरफ रवाना हो गए। ये सब कुछ इस कदर अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि वो समझ ना पाए कि फौज कहां से आ गई थी। असल में ये सिपाही शुरू से उनका पीछा कर रहे थे और किसी मुनासिब मौका की तलाश में थे। अब उन्हें मौका मिला और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अंबर और हबशी गुलाम सख्त मायूसी के आलम में रस्सियों में बंधे शहजादे के साथ घोड़ों पर बैठे थे और वापस नैनवा की तरफ जा रहे थे। उन्हें यकीन था कि शहजादे की जान अब नहीं बचाई जा सकती। अंबर तलाला की रूह को दोबारा नहीं बुला सकता था क्योंकि वो दूसरी बार कभी नहीं आई थी। सफर करते हुए रात हो गई। सिपाहियों ने एक जगह पड़ाव डाला और आराम करने लगे। उन्होंने हानू, अंबर और शहजादे को अलग अलग दरख्तों के साथ बांध दिया। आग जलाकर बकरे का गोश्त भुना और उसे खाने लगे। वो खा भी रहे थे और खुशी से कह भी लगा रहे थे। आखिर वो थक कर गहरी नींद सो गए। सिर्फ एक सिपाही हाथ में तलवार लिए दरख्तों के सामने बैठा पहरा दे रहा था। अंबर बंधा हुआ था, वो कुछ कर नहीं सकता था। इस तरह शहजादा और हबशी गुलाम भी बंधे हुए थे, इसलिए हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। उन्हें मालूम था कि कोई ताकत उन्हें सिपाहियों के चुंगल से निजात नहीं दिला सकती। 2 रोज बाद वो बख्त नसर के गवर्नर के सामने होंगे। वो शहजादे का सर काटकर तश्त में रखकर बख्त नसर के पास बाबुल को रवाना करेगा।
ये बड़ी खौफनाक बात थी। अंबर ने सोचा जब शहजादे की वालदा को मालूम होगा कि उसके बेटे का सर काटकर बाबुल लाया गया है तो उस बेचारी दुखियारी माँ पर क़यामत नहीं गुजरेगी। अंबर यही सोच सोचकर परेशान था और पहरेदार सिपाही तलवार लिए उसके सामने बैठा बड़े गौर से उन तीनों को देख रहा था। अचानक अंबर ने पहरेदार के पीछे एक साए को देखा। ये साया बड़े आराम से उसकी तरफ बढ़ रहा था। पहले तो अंबर ने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब वो साया पहरेदार के करीब पहुंचा तो अंबर ने देखा कि वो एक ऊंचा लंबा कड़ियल नौजवान था जिसने चेहरे पर स्याह नकाब पहन रखा था। उस अजनबी नकाब पोश को हबशी गुलाम और शहजादे ने भी देख लिया, मगर वो चुप थे। वो खामोशी से देख रहे थे कि नकाब पोश क्या करने वहां आया है। पहरेदार सिपाही को बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसके पीछे उसकी मौत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। नकाब पोश बहुत फूंक फूंक कर रेत पर कदम बढ़ा रहा था। वो अब पहरेदार के बिल्कुल सर पर पहुंच चुका था। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिपाही की गर्दन दबोच ली। ये सब कुछ इस कदर तेजी के साथ हुआ कि सिपाही की आवाज़ न निकल सकी। नकाब पोश ने सिपाही का गला दबाना शुरू कर दिया और उस वक्त छोड़ा जब वो मर गया। सिपाही की लाश जमीन पर रखकर नकाब पोश आगे बढ़ा और अंबर के दरख्त के पीछे जाकर उसकी रस्सियां खोलने लगा। अंबर आज़ाद हो गया तो उन दोनों ने मिलकर हबशी गुलाम हानू और शहजादे की रस्सियां खोली। शहजादा कुछ पूछने लगा तो नकाब पोश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सिपाही भुना हुआ गोश्त खाने के बाद बेसुध होकर सो रहे थे और खराटे मार रहे थे। नकाब पोश ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दबे पांव चलते नखलिस्तान से काफ़ी दूर आ गए। यहाँ 4 घोड़े एक दरख्त से बंधे हुए थे। अब नकाब पोश ने जुबान खोली और कहा कि मैं नैनवा के शहजादे को अदब से सलाम करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी कि शहजादे की जान बचाने की सादत मुझे नसीब हुई। हबशी गुलाम ने पूछा, ए अजनबी नकाब पोश, क्या तुम बताओगे नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम मुश्किल में फंसे हैं? नकाब पोश ने अपना नकाब उतार दिया। वो एक खुश शक्ल नौजवान था। कहने लगा, मेरा नाम योरका है। मैं ज़र कसीर सिपा सलार फ़ौज नैनवा का खिदमतगार हूँ और शाह नैनवा के वफादार फ़ौज के दस्ते से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ज़र कसीर की तलाश में करताजना जा रहा था कि रास्ते में आप लोगों को बख्त नसर की फ़ौज के सिपाहियों की कैद में देखा। मैंने शहजादे को पहचान लिया और इस मौका की तलाश में रहा जब सिपाही सो जाएं और आपको आज़ाद करा सकूं। अंबर ने कहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं मोअज़्ज़ज़ ज़ेवरका। योरका ने कहा, क्या मैं आप पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है और आप शहजादे के साथ किस हैसियत से सफ़र कर रहे हैं? अंबर ने कहा, मेरा नाम अंबर है, मैं एक हकीम हूँ। मैं शहजादे का वफादार हूँ और चाहता हूँ कि नैनवा का तख्त शहजादे को वापस दिलाया जाए। योरका ने कहा, मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आप हमारे शहजादे के वफादार हैं। यकीनन एक रोज़ हम अपना खोया तख्त हासिल कर लेंगे और शहजादे को शहनशाह बनाएंगे। ज़रूर, हबशी गुलाम ने कहा। अंबर ने पूछा, मोअज़्ज़ज़ योरका, ज़र कसीर करताजना किस जगह पर है? योरका ने जवाब दिया, मुझे बहुत अफसोस है। ये कहना पड़ता है कि बख्त नसर के सिपाहियों ने हमारी कमीन गाह पर छापा मारकर हमारे बहुत से सिपाहियों को कत्ल कर दिया और ज़र कसीर को गिरफ्तार करके ले गई। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। यमन के बादशाह ने बख्त नसर की मदद की क्योंकि वो बख्त नसर की फैलती हुई सल्तनत और ताकत से खौफज़दा है। ज़र कसीर कहाँ पर कैद है? मुझे सिर्फ इतनी खबर मिल सकी कि वो सूबा करताजना में किसी जगह कैद है और बाहर जल्द उसे शाह बाबुल के दरबार में पेश करके कत्ल कर दिया जाएगा। बख्त नसर उसका सर काटकर महल के दरवाजे पर लटकाने का इरादा रखता है। वो सिर्फ अपने जश्न ताजपोशी का इंतज़ार कर रहा है जो 2 महीने बाद है। ज़र कसीर की गिरफ्तारी और वफादार फ़ौज के सिपाहियों के कत्ल का हबशी गुलाम और शहजादे को बेहद दुख हुआ। हबशी गुलाम ने कहा, इस वक्त हमारी हामी फ़ौज के सिपाहियों की तादाद कितनी है? वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, शाह बाबुल के जासूस कुत्तों की तरह हमारे पीछे लगे हैं। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया है कि करताजना जाकर ज़र कसीर को रिहा कराने की कोशिश करूँगा और उसके बाद अपने हामी फ़ौजों के सिपाहियों को इकट्ठा करके नैनवा को दोबारा हासिल करने की कोशिश करूँगा। हबशी ने कहा, देवता तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। अंबर ने कहा, योरका, अगर तुम बुरा ना मानो तो बताओगे कि करताजना में तुमसे कहाँ मुलाकात की जा सकती है? मेरा इरादा है कि शहजादे को बाहिफाजत यमन पहुंचाकर मैं भी तुम्हारे साथ ज़र कसीर की तलाश करूंगा और उससे मुलाकात करूंगा। योरका ने कहा, मैं करताजना शहर के शुमाल वाली कारवान सराय में एक मुसाफिर के भेस में ठहरा हूँगा। तुम मुझसे वहाँ मुलाकात कर सकते हो, लेकिन क्या तुम लोगों को यकीन है कि यमन में शहजादा महफूज हाथों में होगा? हबशी गुलाम ने कहा, यमन में मेरा एक चचा रहता है, उसके अंगूरों के बागात हैं। वो शाह परस्त है और बहुत भरोसे का आदमी है। उसका मकान शहर से बाहर महफूज जगह पर है। योरका ने कहा, फिर भी हानू तुम्हें बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यमन के सिपाही भी शहजादे की तलाश में शाह बाबुल के सिपाहियों का हाथ बटा रहे हैं। अंबर ने जब योरका को बताया कि शहजादे की वालदा मलका नैनवा भी जिंदा हैं और बाबुल के एक सरहदी गाँव की हवेली में कैद के दिन गुजार रही हैं और उसी ने अंबर को शहजादे की तलाश में भेजा है, तो योरका बहुत खुश हुआ और अंबर की इंसानी हमदर्दी से मुतासिर हुआ। उसने कहा,
زر کثیر کو دشمنوں کی قید سے رہائی دلانے کے بعد ہم ملکہ الیہ کو بھی آزاد کرائیں گے۔ امبر نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ نقاب پوش یورکا نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سپاہیوں کی آنکھ کھل جائے اور وہ شہزادے کو نہ پا کر ضرور ہماری تلاش میں نکل کھڑیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، انہوں نے باغیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ باغیں ڈھیلی چھوڑتے ہی عمدہ نسل کے گھوڑے صحرائی ریت میں ہوا کے ساتھ اڑنے لگے۔ نقاب پوش یورکا کا شہزادے کے ساتھ یمن کی سرحد تک گیا۔ شہزادے کو امبر اور ابشی کے ساتھ یمن کی سرحد پار کرانے کے بعد یورکا نے اجازت لی۔ شہزادے کو جھک کر سلام کیا اور زر کثیر کی تلاش میں واپس کر تاجنامی کی طرف روانہ ہو گیا۔ امبر بھی یورکا کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ زر کثیر سے ملنا اور اسے رہا کرانا ضروری تھا۔ زر کثیر نینوا کی فوج کا سپہ سالار تھا اور ساری فوج اس کے گرد جمع تھی، لیکن امبر یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ شہزادہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ یمن میں بھی خطرہ تھا۔ وہ حبشی غلام ہانو کے چچا سے مل کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ واقعی بھروسے کا آدمی ہے۔ اس نے یورکا سے کاروان سرائے کا پتہ معلوم کر لیا۔ یمن کی سرحد پر محافظ سپاہیوں نے معمولی پوچھ گچھ کے بعد انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ امبر نے یہاں بھی یہی کہا کہ وہ حکیم ہے، ہانو اس کا غلام اور شہزادہ اس کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے شہزادے کو نہ پہچانا۔ حبشی غلام نے دیوتاؤں کا اور امبر نے رب واحد کا شکر ادا کیا۔ ہانو امبر اور شہزادے کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ اپنے چچا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یمن کا شہر سرحد سے 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر تھا۔ وہ سارا دن جلے ہوئے سیاہ پہاڑوں میں سفر کرتے رہے۔ رات کو ایک جگہ دم لینے کے آدھی رات تک آرام کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور کہیں کہیں ہرے بھرے کھیت اور کھجوروں کے نخلستان نظر آنے لگے۔ شہزادے نے کہا تمہارے چچا کا گھر ابھی کتنی دور ہے ہانو؟ سورج نکلنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے شہزادہ سلامت۔ آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تھا کہ انہیں دور سے یمن شہر کے مکان دکھائی دیے۔ یہاں سے حبشی غلام امبر اور شہزادے کو لے کر مغرب کی طرف ایک ہری بھری وادی میں گھوم گیا۔ یہ ایک وادی چھوٹے سے دریا کے ساتھ ساتھ دور پہاڑوں تک چلی گئی۔ یہاں انہیں ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ ملا۔ اس چشمے پر رک کر انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے، خود بھی پانی پیا اور گھوڑوں کو پلایا۔ تازہ دم ہو کر آگے چل دیے۔ حبشی غلام نے بتایا کہ اس کے چچا کا انگوروں کا باغ شروع ہونے والا ہے۔ سورج مشرق سے نکلا ہی تھا کہ وہ ایک انگور کے سرسبز و شاداب باغ میں داخل ہو گئے۔ یہاں زمین سے ایک مرد اونچی لکڑی کے جنگلے کی چھت ڈال دی گئی تھی، جس کے اوپر انگوروں کی بے شمار بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ سرخ انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ حبشی غلام نے خوش ہو کر کہا دیوتاؤں کے کرم سے ہم منزل پر پہنچ گئے۔ یہ باغ میرے چچا کا ہے اور اس کے کنارے پر اس کا مکان ہے۔ یہ لوگ انگور کے باغ سے باہر نکلے تو سامنے ایک پتھروں کا بنا ہوا مکان تھا، جس کی دیواروں پر سرخ پھولوں والی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ آنگن میں ایک بھینس اور کچھ بکریاں چارہ کھا رہی تھیں۔ 2-4 مرغیاں ادھر ادھر دانہ دنکا چن رہی تھیں۔ چولہے میں آگ جل رہی تھی اور اس کے اوپر کڑھائی میں پانی کھول رہا تھا۔ ہانو نے لکڑی کے ایک تخت پوش پر امبر اور شہزادے کو بٹھا کر کہا آپ لوگ یہاں آرام کر سکتے ہیں، میں چچا کو تلاش کر کے لاتا ہوں، وہ باغ میں کہیں آرام کر رہا ہوگا۔ آنگن میں ایک طرف گھوڑے باندھ دیے اور ان کے آگے چارہ ڈال کر حبشی غلام چچا کی تلاش میں باغ میں آ گیا اور ایک جگہ اسے اپنا چچا زمین کھوتا مل گیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا حبشی تھا، جس کے بال کانوں پر سے سفید ہو رہے تھے۔ چچا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس نے اسے گلے لگا لیا۔ ارے پیارے بھتیجے، تم کب اور کیسے آ گئے؟ دیوتاؤں کا شکر ہے کہ میں نے تمہاری پیاری صورت دیکھی۔ مجھے تو اطلاع ملی تھی کہ شاہ بابل کی ظالم فوج نے شاہی خاندان کے ساتھ اس کے تمام وفادار غلاموں کو بھی قتل کر دیا۔ پیارے چچا جان، دیوتاؤں کو میری زندگی منظور تھی جو بچ گیا، ورنہ ظالم سپاہیوں نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ شہزادہ سلامت بھی بچ گیا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہاں ہے شہزادہ؟ میرے ساتھ ہے۔ ہیں؟ تمہارے ساتھ ہے؟ کہاں؟ آپ کے مکان کے آنگن میں ہمارے ایک وفادار ساتھی امبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ چلو میں چل کر ذرا شہزادے کا دیدار کرتا ہوں۔ آئیے جی، وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہانو کا چچا بڑی خوشی خوشی باغ سے نکل اپنے گھر کے آنگن میں آ گیا۔ اس نے جھک کر شہزادے کو سلام کیا اور اس کا ہاتھ چوما۔ اس کے بعد وہ امبر سے گلے مل کر بولا مجھے شہزادے کے وفادار ساتھی سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ دن دور نہیں جب ہم سارے وفادار ایک جگہ جمع ہو کر شہزادے کو اس کا کھویا ہوا تخت دلوا دیں گے۔ چاچا نے اسی وقت ایک بھیڑ ذبح کر کے اسے بھون ڈالا، مکئی کے آٹے کی روٹی بنائی اور سرخ انگوروں سے بھرا ہوا تشت اور چشمے کا ٹھنڈا پانی اپنے مہمانوں کے آگے رکھا۔ امبر نے کہا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں چچا کہ آپ نے ہماری خلوص کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ یہ تو میرا فرض ہے بیٹے، اور پھر آپ لوگ تو میرے اپنے آدمی ہیں اور اپنے معزز شہزادے کو ظالم دشمن کے پنجے سے چھڑوا کر لا رہے ہیں۔ کھانے پر بہت سی باتیں ہوئیں۔ امبر نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا چچا کیا آپ کو یقین ہے کہ شہزادہ یہاں محفوظ اور کسی جاسوس کو خبر نہیں؟ کیوں نہیں بیٹا،
ये जगह शहर से बाहर वाक़या है और फिर मैं यमन की फ़ौज को हर मौसम में मुफ्त अंगूर दिया करता हूँ। वो मुझ पर बेहद भरोसा करते हैं। ये तो अच्छी बात है चाचा, लेकिन फ़ौज के सिपाही यहाँ भी तो कभी कभी आते होंगे। उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं कभी पड़ी। उन्हें ज़रूरत की हर शय किले में बैठे बिठाए मिल जाती है। ठीक है, मगर शहजादे की रिहाइश कहाँ पर होगी? क्योंकि शहजादे का यूं खुले बंदों इस मकान और बाग में चलना फिरना खतरे का बायस है, इसलिए कि जासूस जगह जगह शहजादे की बू सूंघते फिरते हैं। आपका अंदेशा सही है अंबर बेटे, शहजादा यूं खुले बंदों नहीं फिरेगा। मैं शहजादे सलामत को एक खास जगह रखूंगा। खाने के बाद मैं तुम लोगों को वो जगह दिखा दूंगा। खाने से फारिग होकर चचा अंबर को साथ लेकर मकान के अंदर आ गया। ये मकान अंदर से बहुत सजा हुआ था। जगह जगह बदख्शां और अफ्रीका के कीमती कालीन बिछे हुए थे। चाचा अंबर को मकान की सबसे पिछली कोठरी में ले गया। यहाँ अंधेरा था। चाचा ने शम्मा रोशन करके हाथ में थाम ली और कोने में से कालीन उठाकर फर्श का पत्थर एक तरफ हटा दिया। पत्थर के हटते ही नीचे सीढ़ियाँ नमूदार हुईं। मेरे पीछे पीछे चले आओ बेटा। अंबर चाचा के पीछे सीढ़ी के जीने उतरने लगा। जीना एक जगह जाकर ख़त्म हो गया। यहाँ चाचा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर रोशनदान में से हल्की हल्की रोशनी और ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। ये छोटा सा कमरा बहुत सजा सजाया था। पलंग पर रेशमी बिस्तर लगा था। ज़मीन पर कालीन बिछे थे। दीवारों पर भी कालीन लटके हुए थे। तपाइयों पर मिट्टी की लंबोतरी सुराहियाँ रखी थी जो ठंडे पानी से भरी हुई थी। चाचा ने पूछा, क्यों बेटा, ये कमरा शहजादे के लिए कैसा रहेगा? बहुत महफूज रहेगा चाचा, मगर सवाल ये है कि इस रोशनदान से रोशनी और हवा कहाँ से आ रही है? क्या उधर से किसी शख्स की नज़र नहीं पड़ सकती? बेटा, ये रोशनदान जिसे तुम देख रहे हो मकान के पिछवाड़े घने बाग की झाड़ियों में खुलता है। वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता, इसलिए कि ये जगह झाड़ियों और घनी गुंजान घास में छुपी हुई है। मैंने सिर्फ रोशनदान के पास से घास साफ कर दिया है। क्या मैं बाहर से इसे देख सकता हूँ? क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। चाचा अंबर को साथ लेकर मकान के पिछवाड़े आ गया और बोला, क्या तुम रोशनदान को तलाश कर सकते हो? यकीन करो वो तुमसे 2 कदम के फासले पर है। अंबर ने बहुत तलाश किया मगर उसे रोशनदान का कहीं भी सुराग न मिल सका। आखिर चाचा ने मुस्कुराते हुए एक जगह से झाड़ियों को पीछे हटाया तो आगे घास का ढेर था। ढेर के अकब में गए तो वहां दरख्त की बड़ी बड़ी शाहों के नीचे रोशनदान नजर आया। क्या यहाँ पर किसी की नज़र पड़ सकती है बेटा अंबर? ये बड़ी महफूज जगह है चाचा। अंबर को हर तरफ से इत्मीनान हो गया कि शहजादे की ज़िंदगी को वहाँ कोई ख़तरा नहीं। उसने और हबशी गुलाम ने शहजादे को साथ लिया और तहखाने के कमरे में आ गए। यहाँ शहजादे के लिए बिस्तर पर मजीद रेशमी गद्दे डालकर उसे और आरामदेह बना दिया गया। शहजादे की ज़रूरत की और आराम की हर शय वहाँ रख दी गई। वो रात शहजादे ने तहखाने में, अंबर और हानू ने घर के दूसरे कमरों में बसर की। सुबह हुई तो अंबर ने इजाज़त तलब की। चाचा ने बहुत कहा कि वो 2 रोज़ और ठहरे मगर अंबर राज़ी न हुआ। वो जल्द करताजना में जाकर यूरोका से मिलने का चाहता था ताकि ज़र कसीर को दुश्मन की कैद से रिहाई दिला सके और फिर मलका को रिहा करवाकर शहजादे के पास पहुंचा दिया जाए। इस काम के लिए वक्त बहुत कम था और अगर वो आराम करने बैठ जाता तो सारे किए किराए पर पानी फिर सकता था। उसने कहा, चाचा ये वक्त आराम का नहीं है, काम का है। मुझे ज़र कसीर को रिहा करवाना है और फिर मलका को भी दुश्मनों के पंजे से बचा कर यहाँ लाना है। चाचा ने झुक कर कहा, ज़ह नसीब, मेरे गरीब खाने पर नैनवा की मलका तशरीफ़ लाएं, वो दिन मेरे लिए खुशकिस्मत तरीन होगा। मगर क्या बेटे तुम अकेले मलका को रिहा करा सकोगे? रब्बे अजीम की मदद शामिल रही तो मैं ज़रूर एक रोज़ मलका अलिया को यहाँ ले आऊँगा। देवता तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करें। अंबर ने शहजादे को सलाम किया। चाचा और हबशी गुलाम हानू से गले लग कर मिला और घोड़े पर सवार होकर अपने सफ़र करताजना की सिमत रवाना हो गया। हबशी गुलाम उसे छोड़ने अंगूरों के बाग तक आया। अंगूरों का बाग ख़त्म हुआ तो हानू सलाम करके वापस चला गया। अंबर का अब अकेले सफ़र शुरू हो गया। वो करताजना इससे पहले भी जा चुका था। उम्दा नस्ल के घोड़े पर करताजना का सफ़र वहाँ से 4 रोज़ के सफ़र पर था। ये रास्ता ज़्यादातर पहाड़ों और वादियों से होकर गुजरता था। इस एतबार से यह सफ़र ज़्यादा कठिन नहीं था। रास्ते में जगह जगह पानी और घोड़े के लिए घास मिलता रहा और सफ़र करता रहा। वो रात को कुछ देर आराम करता और मुँह अंधेरे उठकर सफ़र पर रवाना हो जाता। चौथे रोज़ सुबह सुबह सफ़र पर चला तो रास्ते में एक चट्टान के पहलू में उसे एक झोंपड़ा नजर आया। उसे प्यास लगी थी। रास्ते में किसी जगह भी कोई चश्मा नहीं मिला था। अंबर घोड़े से उतर पड़ा। उसने आवाज़ देकर पूछा, यहाँ कोई है? उसकी आवाज़ पर एक बूढ़ी औरत अंदर से निकली। उसने पूछा, तुम कौन हो अजनबी और क्या चाहते हो? अंबर ने कहा कि वो एक मुसाफिर है, मुल्क शाम से चलकर करताजना जा रहा है, उसे प्यास लगी है। बूढ़ी औरत ने अंबर को पत्थर पर बैठने का इशारा किया और पानी लेने झोंपड़े में चली गई। अंबर झोंपड़ी के बाहर बैठा था कि एक घोड़ा सवार सिपाही वहां कर रुक गया। इसी असना में औरत पानी लेकर बाहर आ गई। सिपाही ने औरत से कहा, अम्मा अपने बेटे से कहना कि शाम को गवर्नर करताजना के महल में पुदीने का गड्ढा भरकर पहुंचा दे। शाही हकीम ने दवा बनानी है। बहुत अच्छा बेटे, क्या गवर्नर अभी ठीक नहीं हुआ? उसकी बीमारी लंबी हो रही है अम्मा, सब हकीमों ने जवाब दे दिया।
अंबर को ये मौका बड़ा अच्छा लगा। उसने झट पूछा, गवर्नर करताजना को क्या बीमारी है मोअज़्ज़ज़ सरदार? सिपाही ने कहा, उसको जर्द बुखार है, वो 10 रोज से बेहोश पड़ा है। अंबर ने कहा, क्या आप मुझे मौका देंगे कि मैं गवर्नर का इलाज कर सकूं? मैं भी एक हकीम हूं और जर्द बुखार वाले को अच्छा कर सकता हूं। अगर ये बात है तो भी मेरे साथ आओ। अगर तुम्हारी दवा से गवर्नर अच्छा ना हुआ तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, जहां पहले ही 10 हकीम गल सड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तो फिर आओ मेरे साथ। सिपाही अंबर को साथ लेकर करताजना की तरफ चल पड़ा। करताजना वहां से थोड़े फासले पर था। सिपाही महल के मुहाफिज दस्ते का सरदार था। उसको देखते ही शहर के दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने झुककर सलाम किया। वो शहर के अंदर दाखिल हो गए। गवर्नर का महल शहर के वस्त में था। शहर में बड़ी रौनक थी। दुकानों पर किस्म किस्म के रेशम, खुशबुएं, तेल, गरम मसाले और खाने की चीजें बिक रही थी। चौक में जगह जगह फलों के ढेर पड़े थे। सरदार को देखकर लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। सरदार अंबर को लेकर महल में दाखिल हो गया। आलीशान महल के एक रेशमी पर्दों वाले पुरसकून और शानदार कमरे में गवर्नर करताजना मसहरी पर बेहोश पड़ा था और शाही हकीम उसकी नब्ज देख रहा था। इर्द गिर्द गवर्नर की बीवी और बच्चे गमगीन सूरतें लिए परेशान खड़े थे। शाही हकीम नब्ज देकर फारिग हुआ तो सरदार ने अंबर को आगे बढ़ने का इशारा किया। अंबर के सीधे सादे लिबास को देखकर शाही हकीम ने नफरत का इजहार किया। अरे ये फकीर कौन है? इसे यहाँ आने की इजाजत किसने दी? सरदार ने कहा, इसे मैं लाया हूँ जी। ये मलका अफ्रीका का हकीम है। कहता है कि अगर मेरे इलाज से गवर्नर अच्छा ना हुआ तो बेशक मुझे कैद खाने में डाल दें। अरे ये जाहिल आदमी इतने बड़े गवर्नर का क्या इलाज करेगा भला? शाही हकीम ने नफरत से मुंह फेरते हुए कहा। अंबर कुछ ना बोला। खामोशी से आगे बढ़कर उसने बेहोश गवर्नर को गौर से देखा। गवर्नर का रंग जर्द हो रहा था। उसने आंखों का पपोटा उठाकर देखा। आंखों का रंग भी पीला पड़ रहा था। अंबर ने नब्ज देखी। नब्ज बहुत तेज चल रही थी। अंबर समझ गया कि गवर्नर की बीमारी शदीद हालत को पहुंच चुकी है। उसने अपने थैले में से एक हरे रंग की शीशी निकाली। चांदी के गिलास में उसमें से चंद कतरे टपकाकर पानी मिला दिया। ये जर्द बुखार का तरियाक था। उसने इसी दवाई से अफ्रीका में कई लोगों का जर्द बुखार अच्छा कर दिया था। अंबर ने उस अर्क के चंद घूंट सोने की एक नलकी के जरिए गवर्नर के हलक में उंडेल दिए। अब वो दवाई के असर का इंतजार करने लगा। उसने सफ़ेद कपड़ा मंगवाकर गवर्नर के माथे को साफ किया और एक मरहम माथे पर लगा दी। अजीब करामत हुई। गवर्नर जो इतने रोज से बुखार में बेहोश पड़ा था, जरा सा हिला। उसने अपना हाथ हिलाया, फिर पलकें झपकाकर आंखें खोल दी। उसके बीवी बच्चे खुशी से उससे लिपट गए। सरदार भी खुश हुआ कि उसके लाए हुए हकीम के इलाज से गवर्नर को होश आ गया। शाही हकीम अंदर ही अंदर जल भुन कर रह गया। गवर्नर ने आहिस्ता से पूछा, क्या मैं जिंदा हूँ? अंबर ने कहा, गवर्नर साहब आप जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, आपका बुखार टूट चुका। तुम कौन हो? सरदार ने झुककर कहा, हजूर ये एक हकीम है, इसी की दवाई ने आपको अच्छा किया। इस हकीम का मुंह हीरे जवाहरात से भर दिया जाए। हजूर आप आराम करें, ज्यादा ना बोलें। अंबर ने सरदार से कहा कि उसकी एक खुराक शाम को भी पिला दी जाए। अब मैं चलता हूँ। सरदार ने पूछा कि वो कहाँ ठहरेगा। अंबर ने कहा कि वो इस शहर में अजनबी है और किसी को नहीं जानता। सरदार ने कहा, तुम शाही मेहमान खाने में शाही मेहमान बनकर ठहरोगे। कल तुम्हें फिर गवर्नर को देखने आना होगा, जैसे आपकी मर्जी। अंबर शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। यहाँ उसने बड़े सुकून और आराम के साथ रात बसर की। सारी रात वो सोचता रहा कि सुबह चलकर योरका को तलाश किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि उसको गवर्नर की हमदर्दियाँ हासिल हो गईं। अब वो शाही महल में बिना रोक टोक फिर सकता था और बड़ी आसानी से ज़रकसीर के बारे में मालूमात हासिल कर सकता था। अगले रोज़ वो सुबह सुबह गवर्नर को देखने उसके कमरे में गया। गवर्नर उसकी दवा से बिल्कुल अच्छा हो गया और अपनी मसहरी में बैठा बच्चों से खेल रहा था। अंबर को देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यहाँ आओ हकीम, मैं तुम्हें गले लगाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ज़ुबानी शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा घर दौलत से भर दूंगा। तुम कौन हो और यहाँ कहाँ ठहरे हो? हजूर अभी तक तो मैं शाही मेहमान खाने में ठहरा हूँ। मैं मुल्क अफ्रीका से रोज़ी कमाने यहाँ आया हूँ। आज से तुम हमेशा हमारे शाही मेहमान खाने में रहोगे और हमारा और हमारे बच्चों का इलाज किया करोगे। उसके एवज तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलता रहेगा। अंबर ने झुक कर कहा, हजूर की इनायत है, वरना मैं इस लायक न था। अरे नहीं नहीं, तुम एक लायक हकीम हो। इससे पहले हर हकीम ने हमारा इलाज किया और नाकाम रहा। हमारी बीमारी तो शाही हकीम की समझ में भी ना आ सकी। अंबर ने गवर्नर की नब्ज देखी, उसे दवा दी और वापस मेहमान खाने में आ गया। अब वो जल्दी से जल्दी कारवां सराय में योरका से मिलने का ख्वाहिशमंद था। चुनाचे मेहमान खाने में वापस आते ही उसने लिबास बदला, दवाओं का थैला कमरे में रख कर उसे ताला लगाया और शहर शुमाल में कारवां सराय की तरफ चल पड़ा। पूछते पूछते वो कारवां सराय पहुंच गया। कारवां सराय के छज्जे पर अंगूर की बेलों ने साया डाल रखा था। बाहर 2 शिकारी कुत्ते बंधे हुए थे, जिन्होंने अंबर की तरफ गुर्रा कर देखा। सराय का मालिक एक लकड़ी के तख्त पर बैठा तीतर को दाना डाल रहा था। अंबर ने उससे पूछा, यहाँ एक सौदागर ठहरा है जो मुल्क यमन से आया है और खुश शक्ल जवान है।
नाम उसका यूरका है। तुम उसे ड्योढ़ी के साथ वाले कमरे में मिल सकते हो। अंबर शुक्रिया अदा करके ड्योढ़ी से गुजरकर साथ वाले कमरे में आ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से यूरका ने पूछा, कौन है? अंबर ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, मैं हूं अंबर, दरवाज़ा खोलो। यूरका ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंबर को देखकर खुश हुआ। अंबर खजूर की चटाई पर बैठ गया और उसने पूछा, क्या ज़र कसीर के बारे में कुछ मालूम हुआ कि वो कहाँ कैद है? यूरका ने कहा कि अभी तक सिर्फ इतना मालूम हो सका कि वो शाही महल के तहखाने में बंद है और उस पर बड़ा सख्त पहरा लगा है। किसी को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ एक पहरेदार उसके पास आ जा सकता है। अंबर ने कहा, मुझे गवर्नर के शाही महल तक तो रसाई हासिल हो गई है। वो कैसे? यूरका ने हैरानी से पूछा। अंबर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या सुना दिया। यूरका बहुत खुश हुआ, इसलिए कि ज़र कसीर की रिहाई के सिलसिले में एक बहुत बड़ा मरहला तय हो गया था। वो शाही महल तक तो पहुंच गए। अंबर ने यूरका को समझाया कि वो कल उसके पास शाही मेहमान खाने में आए। वो सरदार पर यह जाहिर करेगा कि यूरका उसका शागिर्द है और अफ्रीका से जड़ी बूटियां लेकर आया है। फिर वो उसे गवर्नर से भी मिलाएगा। यूं वो उसको साथ लेकर गवर्नर के शाही महल में आता जाता रहेगा और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ज़र कसीर से मिलने की कोशिश करेगा। यह ख्याल बहुत अच्छा है। मैं कल ही तुम्हारे पास जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर शाही मेहमान खाने में पहुंच जाऊंगा। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ज़र कसीर को रिहा कराने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे दिन यूरका अंबर से मिलने शाही मेहमान खाने में पहुंच गया। वो अपने साथ जंगली जड़ी बूटियों से भरा हुआ एक टोकरा भी लाया। अंबर ने सिपाहियों के साथ गले मिलकर उसका खैर मकदम किया और सरदार से ये कहकर तारुफ करवाया कि ये उसका शागिर्द यूरका है और मुल्क अफ्रीका से उसके लिए जड़ी बूटियां लाया है। शाम को वो गवर्नर को देखने शाही महल में गया तो यूरका को भी साथ ले गया। उसने यूरका को गवर्नर से मिलाया और कहा, हजूर, ये मेरा होनहार शागिर्द है, उम्र में मुझसे बराबर है, मगर हिकमत का बहुत शौक रखता है। रब अजीम ने चाहा तो 1 साल में पूरा तबीब बन जाएगा। गवर्नर ने खुश होकर यूरका से हाथ मिलाया और उसे भी इनाम व इकराम देने का वादा किया। यूरका अंबर के कहने पर गवर्नर के लिए अपने साथ बहुत से ताहिब भी ले गया। अब अंबर का दिन का ज़्यादा हिस्सा शाही महल में यूरका के साथ बसर करता। वो शाही बाग में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर यूं ही गौर करते रहते। सिपाहियों को ये तासुर देने की कोशिश करते कि वो जंगली बूटियों पर तहकीक कर रहे हैं, क्योंकि शाही बाग में अफ्रीका और अजम के मुल्कों के बड़े बड़े अजीबो गरीब दरख्त लगे हुए थे। हकीकत में वो इस बात के सुराग में थे कि तहखाने को रास्ता किधर से जाता है। 1 हफ्ता गुजर गया मगर वो तहखाने का रास्ता तलाश न कर सके। इस दौरान में अंबर ने महल के सिपाहियों को अपने एतमाद में ले लिया। वो हर जगह बिला रोक टोक आता जाता, कोई उसे कुछ न कहता। वैसे भी वो गवर्नर करताजना का चहीता हकीम था। उसने फिर से गवर्नर को नई जिंदगी दी थी, वरना वो कब का मर चुका होता। उसके बावजूद उसे वो जगह नहीं मिल रही थी जहां ज़र कसीर को कैद करके रखा गया था। उसका ये मसला भी कुदरत ने खुद ही हल कर दिया। हुआ यूं कि ज़र कसीर खुद कैद खाने में बीमार पड़ गया। पहले तो किसी ने परवाह न की, मगर जब उसका बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया तो गवर्नर को फिक्र दामनगीर हुआ, क्योंकि शाह बाबुल बख्त नसर के जश्न ताजपोशी तक ज़र कसीर का जिंदा रखना बहुत ज़रूरी था। उस रोज़ बादशाह ने उसे अपने हाथों कत्ल करना था। गवर्नर को किसी हकीम पर एतबार और भरोसा नहीं था। उसे अंबर का ख्याल आया, क्यों ना उससे ज़र कसीर का इलाज करवाया जाए। वो उस महल में अजनबी है, उसे ज़र कसीर से क्या दिलचस्पी हो सकती है। हालांकि उसे क्या मालूम था कि इस महल में अंबर को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अगर किसी शय से है तो वो ज़र कसीर था। वो महल के बाग में यूरका के साथ बैठा बातें कर रहा था कि शाही सिपाही ने आकर उसे कहा कि गवर्नर करताजना उसे याद कर रहा है। अंबर फौरन गवर्नर के महल में पहुंच गया। गवर्नर ने कहा, अंबर, हम तुमसे एक खास काम लेना चाहते हैं। चूँकि हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए हमने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। अंबर ने कहा, हजूर, आप काम बताइए, मैं आपके एतमाद को हरगिज़ ठेस ना पहुँचाऊँगा। तो गौर से सुनो, हमारे पास शहनशाह शाह बाबुल का एक ख़ास कैदी बतौर अमानत रखा है। 1 माह बाद हमें उस कैदी को बादशाह के जश्न ताजपोशी पर वापस करना है। हमारा ये ख़ास कैदी जर्द बुखार में मुब्तला है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका इलाज करो, लेकिन सिवाय तुम्हारे और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अंबर दिली दिल में बहुत खुश हुआ। उसका काम तो खुद गवर्नर करताजना के हाथों हो रहा है। उसने दिली खुशी छुपाते हुए कहा, ऐसा ही होगा हजूर। कैदी का राज सिवाय मेरे किसी और को मालूम नहीं हो सकेगा, लेकिन हजूर से अपने शागिर्द के बारे में ज़रूर इजाज़त चाहूँगा, इसलिए कि मैं उसको दुखी और बीमार लोगों की तीमारदारी के लिए तैयार कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि वो हर मरीज़ को मेरे साथ देखे ताकि उसे तजुर्बा हो। गवर्नर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम समझते हो कि वो किसी से बात नहीं करेगा तो तुम्हें मेरी तरफ से इजाज़त है। अंबर ने फ़ौरन कहा, हजूर, यूरका मेरे पास शाही मेहमान खाने या फिर शाही बाग में रहता है। वो शहर कभी नहीं जाता, उसका कोई जानने वाला नहीं, वो किसी से बात नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम अभी सिपाहियों के साथ कैद खाने जाकर मरीज़ को देखो। आपका हुक्म सर आँखों पर।
حضور میں ابھی دواؤں کا تھیلا لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ امبر گورنر کرتاجنا سے اجازت لے کر باغ میں آ گیا۔ یہاں جورکا بیٹھا بیکار مکھیاں اڑا رہا تھا اور سپاہیوں پر اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے ایک بوٹی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ امبر نے آتے ہی کہا، میرے ساتھ مہمان خانے تک چلو، یورکا ایک بہت ضروری کام آن پڑا۔ یورکا پوچھنے ہی والا تھا کہ کیا ضروری کام آن پڑا کہ امبر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ شاہی مہمان خانے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کر دیا اور خوش ہو کر بولا، ہمارا مسئلہ اپنے آپ حل ہو گیا یورکا۔ وہ کیسے؟ امبر نے گورنر کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی وہ ساری کی ساری بیان کر دی اور یہ بھی بتایا کہ اس نے یورکا کو ساتھ رکھنے کی بھی اجازت حاصل کر لی۔ یورکا خوشی سے اچھل پڑا، یہ تو بہت مار کا سر ہو گیا امبر، میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر زرکسیر سے ملتا ہوں۔ نہیں، ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، پہلے میں اس سے مل کر بات کرتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے زرکسیر تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے کچھ کہہ دے اور سپاہیوں کو شک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم خود اس سے ملو اور کہو کہ یورکا بھی میرے ساتھ محل میں موجود ہے۔ امبر دواؤں کا تھیلا لے کر گورنر کے محل میں پہنچ گیا، جس نے بڑے محافظ اور پہرے داروں کے سردار کو حکم دیا کہ امبر کو ساتھ لے کر قید خانے میں جائے اور مریض کا علاج کرائے۔ سردار نے جھک کر سلام کیا اور امبر کو ساتھ لے کر قید خانے کی طرف چل پڑا۔ محل کے کئی برآمدوں، غلام گردشوں اور کمرے سے گزر کر وہ ایک جگہ سے سیڑھیاں اتر کر نیچے تہہ خانے میں آ گئے۔ یہاں ایک اور دروازہ تھا جہاں ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ اس نے سردار کو آتے دیکھ کر جھٹ دروازہ کھول دیا۔ اس دروازے کے اندر ایک اور دروازہ تھا۔ یہ دروازہ اس اندھیر کوٹڑی کا تھا جہاں زرکسیر نینوا کی شکست کھائی ہوئی فوج کا سپہ سالار قید کی حالت میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ زرکسیر ایک پتھر کے چبوترے پر بیٹھا جس پر کھجور کی چٹائی بچھی تھی۔ زرکسیر نے ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کی کوٹڑی میں داخل ہوئے، پھر سر جھکا کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ زرکسیر کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ سردار نے کہا، زرکسیر، گورنر نے کرتاجنا کی جانب سے یہ شاہی حکیم تمہارے علاج کے لیے آیا ہے۔ اس کے علاج سے تمہارا بخار جاتا رہے گا اور تمہیں اچھے ہو جاؤ گے۔ زرکسیر نے طنزیہ انداز میں کہا، اپنے گورنر سے جا کر کہہ دو کہ جس کی قسمت میں بہت جلد جلاد کا کلہڑا لکھا ہے اس کا علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سردار بولا، میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، یہ حکیم تمہارا علاج کرے گا، تمہیں شاہ بابل کے جشن تاج پوشی تک ہر حالت میں زندہ رکھنا ہے۔ زرکسیر کہنے لگا، اس شاہی مسخرے حکیم کو لے کر یہاں سے چلتے بنو، نکل جاؤ اور مجھے قدرتی موت مرنے دو، میں تمہارا علاج نہیں کراؤں گا۔ امبر نے حالات کا رخ کسی اور جانب جاتا دیکھا تو سردار کے کان میں کہا، سردار، یہ شخص بہت ضدی معلوم ہوتا ہے، آپ باہر کھڑے ہو جائیں، میں خود اسے سیدھے راستے پر لے آتا ہوں۔ بہتر، مگر یاد رکھنا زرکسیر کا تندرست ہونا ضروری ہے، یہ گورنر کرتاجنا کا حکم ہے۔ میں خوب جانتا ہوں سردار، آپ فکر نہ کریں، زرکسیر بالکل صحت مند ہو جائے گا۔ سردار کوٹڑی سے باہر نکل کر سلاخوں کی دوسری طرف پہرے دار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ امبر نے دواؤں کا تھیلا پتھر کے چبوترے پر رکھا اور دوائیں نکالتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں زرکسیر۔ زرکسیر جو سر جھکائے بیٹھا تھا اور بخار میں پھنک رہا تھا، سرگوشی پر چونکا اور امبر کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ امبر نے دوائی کی شیشی نکال کر چبوترے پر رکھی اور زرکسیر کی نبض دیکھتے ہوئے بولا، میری طرف حیرانی سے مت دیکھو، سردار کو شک ہو جائے گا، بس خاموش بیٹھے رہو اور سنو۔ میں ایک خاص مقصد کے لیے اس محل میں آیا ہوں اور وہ مقصد تمہیں یہاں سے رہا کرانا ہے۔ ملکہ زندہ ہے، شہزادہ ماروت بھی زندہ ہے، شہزادے کو ہم نے ایک محفوظ مقام پر رکھا ہے۔ ملکہ بابل کے ایک قصبے میں قید ہے، میں اس سے مل کر آ رہا ہوں، یورکا بھی میرے ساتھ ہے۔ زرکسیر بڑی حیرانی اور خوشی کے ساتھ امبر کی دھیمی دھیمی سرگوشی سن رہا تھا۔ پھر امبر نے اونچی آواز میں کہا، آپ لیٹ جائیں، بیٹھے رہنے سے آپ کا بخار زیادہ تیز ہو جائے گا۔ زرکسیر امبر کے کہنے پر چبوترے پر لیٹ گیا۔ امبر نے کٹورے میں دوائی ڈال کر زرکسیر کو پلائی۔ یہ دوائی بہت اعلیٰ دوائی تھی اور امبر کو یقین تھا کہ راتوں رات زرکسیر کا بخار ٹوٹ جائے گا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، میں کل پھر آؤں گا، میں اور یورکا آج رات کوئی منصوبہ تیار کریں گے، تمہیں یہاں کس طرح رہا کرانا ہے۔ امبر نے دوائیاں تھیلے میں رکھیں اور کوٹڑی سے باہر نکل آیا۔ سردار اس سے بہت خوش تھا کہ اس نے زرکسیر کو دوائی پینے پر آمادہ کر لیا اور اسے دوائی پلا دی۔ امبر وہاں سے نکل کر سیدھا یورکا کے پاس گیا اور اسے ساری بات سنا دی۔ یورکا نے کہا، اب سوال یہ ہے کہ زرکسیر کو یہاں سے کیسے نکالا جائے، یہی بات غور کرنے کے لائق ہے۔ قید خانے کے باہر بڑا سخت پہرا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہرے داروں کی حمایت حاصل کی جائے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا، ویسے بھی اس میں بات کے کھل جانے کا خطرہ ہے، اور اگر کسی کو بھنک بھی پڑے گی کہ ہم یہاں زرکسیر کو آزاد کرانے آئے ہیں تو گورنر فوراً ہم دونوں کی گردنیں اڑا دے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یہی میں سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں زرکسیر سے ملاقات کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسرے روز امبر یورکا کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا، اس خیال سے کہ زرکسیر کو امبر کی باتوں پر یقین آ جائے
युरका को देखकर ज़रकसीर को बेहद खुशी हुई। अब उसे यकीन हो गया कि वो लोग वाकई उसे वहाँ से रिहा कराने के लिए आए हैं। उसका बुखार भी टूट चुका था, मगर अंबर ने सरदार को यही जाहिर किया कि अभी मरीज का बिलानागा दवाई पिलाने और उसकी देखभाल की अशद ज़रूरत है। अंबर और युरका ज़रकसीर के पास बैठे उसे दवाई पिला रहे थे। युरका ज़रकसीर के माथे की मालिश कर रहा था। सरदार हस्बे मामूल बाहर चला गया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि ये लोग ज़रकसीर को वहाँ से भगा कर ले जाने के लिए आए हैं। युरका ने सरगोशी में ज़रकसीर से कहा, हमारी वफादार फौज के सिपाही यमन के सरहदी गांव में एक जगह जमा हो रहे हैं। नैनवा के अवाम हमारे साथ हैं। वो शाह बाबुल बख्त नसर के जुल्म के खिलाफ बगावत करने पर आमादा हैं। ज़रकसीर ने भी सरगोशी में जवाब दिया, ये बात हमारे हक में जाती है, मगर सवाल यह है कि मैं यहाँ से कैसे फरार हूँगा। यहाँ तो कदम कदम पर पहरा लगा है। युरका ने कहा, इसका बंदोबस्त हम कर लेंगे, आप इत्मीनान से रहें। बहरहाल आप हर वक्त तैयार रहिएगा, हम किसी भी वक्त आपको यहाँ से लेने के लिए आ सकते हैं। मैं तो हर वक्त फरार होने के लिए तैयार हूँ। अंबर ने दवाई पिलाकर ज़रकसीर से फरार के बारे में 2-4 बातें की और फिर वो युरका को साथ लेकर कोठड़ी से बाहर आ गया। वो रात भर बैठे इसी बात पर सोच विचार करते रहे कि ज़रकसीर को कैसे कैद से निकाला जाए। अचानक अंबर ने कहा, अगर हम किसी तरह पहरेदार को बेहोश कर दें तो ज़रकसीर को वहाँ से भगा कर ले जा सकते हैं। बेहोशी की दवाई तो मेरे थैले में मौजूद है, तो फिर इंतज़ार किस बात का। ठीक है, मैं आधी रात को कैदखाने में दवाई पिलाने के बहाने जाऊँगा और पहरेदार को बेहोश करके ज़रकसीर को अपने साथ ले आऊँगा, मगर तुम्हारा फ़र्ज़ यह है कि महल से बाहर बर्क रफ्तार घोड़े तैयार होने चाहिए। ये काम मैं कर लूँगा। तो फिर ठीक है, कल रात ज़रकसीर का यहाँ से भगा कर ले जाएंगे। फरार की रात आ गई। ज़रकसीर झूठ मूठ का बीमार बना हुआ था और अंबर की हिदायत के मुताबिक वो सारा दिन हाय हाय करता रहता। अंबर ने सरदार से कहा, मुझे आज रात भी इसको दवाई पिलाने के लिए आना पड़ेगा। सरदार कहने लगा, गवर्नर बहुत फिक्रमंद है कि ज़रकसीर को आराम क्यों नहीं आ रहा। इसकी महज वजह यह है कि कैदखाने में ताज़ा हवा बहुत कम आती है। गवर्नर से कहिए कि कल तक ज़रकसीर की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आज आधी रात को मैं एक ख़ास दवाई पिलाने जा रहा हूँ। बहुत खूब। अंबर शाही मेहमान खाने में वापस आया तो युरका उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने उसे बताया कि घोड़ों का बंदोबस्त हो गया। 3 बर्क रफ्तार घोड़े शाही महल के पीछे बाग में हमें आधी रात को बिल्कुल तैयार मिलेंगे। अंबर उसी वक्त दवाई का थैला लेकर कैदखाने में ज़रकसीर के पास आ गया। उसने उसे झूठ मूठ की दवा पिलाई, उसके माथे पर तेल की मालिश की और सरगोशी में कहा, आज रात तैयार रहना ज़रकसीर, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आधी रात के वक्त आऊँगा। शाही महल के पिछवाड़े युरका घोड़े लिए हमारे इंतज़ार में खड़ा होगा। मैं तैयार रहूँगा। अंबर ने थैला उठाया और पहरेदार से मुस्कुराकर बात करके वापस चला गया। रात गहरी होना शुरू हो गई। शाही महल में आधी रात के वक्त हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। अंबर और युरका ने फरार का पूरा इंतजाम कर लिया था। आधी रात गुजर गई तो युरका शाही महल के पिछले दरवाजे से निकलकर अकबी बाग में घोड़ों के पास जाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ अंबर ने दवाई की शीशी उठाई और ज़रकसीर से मुलाकात करने कैदखाने की तरफ आ गया। पहरेदार ने दरवाज़ा खोल दिया। उसको इत्तला दी जा चुकी थी कि अंबर रात को कैदी को दवा देने आएगा। ज़रकसीर बिल्कुल तैयार था। अंबर ने उसे दवाई पिलाई और कहा, सब काम तैयार है, मगर ये पहरेदार, इसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ। इतना कहकर अंबर ने पहरेदार को आवाज़ देकर अंदर बुलाया। वो अंदर आया तो अंबर ने कहा, ज़रा इस शीशी को हाथ में थामे रखो, मैं मरीज़ के माथे पर मालिश कर लूँ। पहरेदार दवाई की शीशी उठाने के लिए नीचे झुका तो पलक झपकते के अंदर अंबर ने किसी तेज़ दवाई में भिगोया हुआ रुमाल जेब से निकालकर पहरेदार की नाक पर रख दिया। ये दवा इस कदर तेज़ थी कि पहरेदार के हाथ पांव एकदम ढीले हो गए और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अंबर और ज़रकसीर ने मिलकर उसे उठाया और चबूतरे पर लटका दिया। अंबर ने कहा, फ़ौरन इसे अपने कपड़े पहना दो और इसके कपड़े खुद पहन लो, मैं दरवाजे पर नज़र रखता हूँ। ज़रकसीर ने एक पल भी ज़ाया न किया और झटपट अपने कपड़े पहरेदार को पहना दिए और उसकी वर्दी पहनकर लोहे का टोप सर पर रख लिया और हाथ में तलवार थाम ली। वो अंबर के साथ कैदखाने का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आया। दोनों जीने की सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ गए। बरामदे में दूर तक गहरी खामोशी थी। वो बरामदे में से गुजरकर ऊपर सहन में आए तो सामने से एक पहरेदार ने आवाज़ दी, कौन है? शाही हकीम को पहरेदार को साथ लेकर दवाई पिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। अंबर ज़रकसीर को लेकर उस तरफ आ गया जहाँ शाही महल का एक चोर दरवाज़ा था। उस दरवाजे पर एक सिपाही 24 घंटे पहरे पर रहता। अंबर वहाँ पहुँचा तो पहरेदार ने आगे बढ़कर कहा, कौन हो तुम? अंबर, शाही हकीम। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे साथ पहरेदार क्यों है? मैं इसे लेकर जंगल में। अंबर को कोई और जवाब ना सूझा। पहरेदार को शक हुआ। उसने आगे बढ़कर ज़रकसीर को देखा। वो उसे एक ही नज़र में पहचान गया, क्योंकि 1 महीना वो ज़रकसीर का भी पहरेदार रह चुका था। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि ज़रकसीर का तलवार वाला हाथ फिजा में बुलंद हुआ और दूसरे ही लम्हे
पहरेदार का जिस्म 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। जल्दी निकलो यहाँ से ज़रकसीर। वो बड़ी तेज़ी के साथ महल के चोर दरवाजे से निकलकर दौड़ते हुए बाग के पिछले हिस्से में आ गए, जहाँ यूरका घोड़े लिए बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहा था। उसने अंबर और ज़रकसीर को अपनी तरफ दौड़ कर आते हुए देखा तो घोड़े खोल दिए। वो तीनों घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें सरपट दौड़ाते हुए शहर के उस हिस्से की तरफ रवाना हो गए, जहाँ फसील के दरवाजे पर आधी रात को सिर्फ एक चौकीदार होता। दरवाजे से कुछ दूर अंबर ने यूरका और ज़रकसीर को दरख्तों की ओट में खड़ा किया और ख़ुद घोड़ा लेकर चौकीदार के पास गया। चौकीदार ने नेज़ा तान कर कहा, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? अंबर घोड़े से नीचे उतरा और चौकीदार से कहने लगा, वो शाही हकीम है और शहर की सैर कर रहा है। चौकीदार उसे मालूम था कि ये हकीम अक्सर रातों को शहर की सैर किया करता है। वो अंबर से कहने लगा कि वो गवर्नर से सिफारिश करेगा कि उसे फसीले शहर की पहरेदारी से हटाकर शाही महल में लगा दिया जाए। अंबर ने कहा कि वो ज़रूर उसकी सिफारिश करेगा। इस दौरान में अंबर ने जेब से रुमाल निकाल लिया। फिर अचानक उसने रुमाल पहरेदार की नाक से लगा दिया। पहरेदार बेहोश होकर गिर पड़ा। अंबर ने जानवर की आवाज़ निकालकर ज़रकसीर और यूरका को बुलाया और उन्हें साथ लेकर करताजना की चारदीवारी से बाहर निकल गए। अब वो तीनों आज़ाद थे। उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा न था। ज़रूरत सिर्फ इस बात की थी कि वो सुबह होने से पहले पहले करताजना से इतनी दूर निकल जाएं कि गवर्नर के सिपाही उनका पीछा न कर पाएं, और अगर कर भी लें तो उन्हें पकड़ ना सकें। वो तीनों सरपट घोड़े दौड़ाते अंगूरों के बाग में पहुंच गए। उन्हें यहाँ से शहजादे को भी साथ लेना था। हबशी गुलाम हानू शहजादे के पास तहखाने में सो रहा था। उन्होंने हानू के चचा को जगाया। चचा उन्हें तहखाने में ले गया। फौरन शहजादे और हानू का जुग्गा कर तैयार करवाया गया। बाहर 2 घोड़े बंधे थे। शहजादा और हानू उस पर सवार हुए और ये पांचों सवार चचा का शुक्रिया अदा करके बड़ी तेज़ी के साथ घोड़े को दौड़ाते अंगूरों के बाग से निकलकर मुल्क यमन की तरफ रवाना हुए। रातों रात वो काफ़ी दूर निकल आए और जब सूरज तुलू हुआ तो वो करताजना से इतने फासले पर थे कि गवर्नर के सिपाही चाहे जितने तेज़ी से पीछा करते वो उन तक पहुंच न सकते थे। मगर उस वक्त तक अंबर के साथी बहुत दूर निकल चुके थे। वो एक पल के लिए भी आराम किए बगैर मुसलसल घोड़े दौड़ाते सफ़र कर रहे थे। दिन भर सफ़र करते रहे। रात को उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर सफ़र पर रवाना हुए। गवर्नर के सिपाही बहुत पीछे उनके ताक़ुब में चले आ रहे थे। जिस वक्त सिपाही रात को आराम कर रहे थे उसी वक्त अंबर के साथी घोड़े दौड़ाते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दूसरे रोज़ भी वो शाम तक सफ़र करते रहे। रात को एक जगह थोड़ी देर आराम किया, घोड़ों को चारा खिलाकर पानी पिलाया और फिर उन पर सवार होकर चल पड़े। शहजादा घोड़े पर बैठकर मुसलसल सफ़र करते करते थक गया था, मगर ये उसकी और उसके वफादार साथियों की ज़िंदगी और मौत का मामला था। वो चुपचाप तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। तीसरे रोज़ भी उनका सफ़र जारी रहा। चौथे रोज़ हबशी गुलाम का घोड़ा थक कर अचानक गिरा और उसने दम तोड़ दिया। वो शहजादे के घोड़े पर सवार हो गया और सफ़र जारी रखा। पाँचवें रोज़ वो बाबुल की सरहदों से बहुत दूर शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले में पहुँच गए। उनकी रहनुमाई यूरका कर रहा था। यही वो पहाड़ियाँ थीं जिनके गारों में ज़रकसीर की हामी और वफादार फ़ौज के बचे कुचे सिपाही रुपोश थे। शाम होने से पहले यूरका उन्हें लेकर एक पहाड़ के ऊंचे दामन में आ गया। यहाँ हर तरफ जंगली झाड़ियों के दरमियान नोकीली चट्टानें खड़ी थीं। पहाड़ के दामन में बेशुमार चक्कर काटने के बाद ये लोग एक छुपे हुए गार के अंदर दाखिल हो गए। उस गार के आधे मुंह को पत्थरों ने ढांप रखा था। गार के अंदर पत्थर बिखरे थे। यूरका ने काफ़ी अंदर जाकर एक जगह खड़े होकर किसी जानवर की आवाज़ निकाली और फिर वो कान लगाकर सुनने लगा। दूसरी तीसरी बार आवाज़ निकालने के बाद दूसरी तरफ से भी उसी तरह जानवर के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग मौजूद हैं, यूरका ने कहा, और ज़रकसीर अंबर शहजादे और हानू को लेकर जिधर से आवाज़ आई थी उधर को चल पड़ा। गार के कई एक मोड़ घूमने के बाद वो एक निस्बतन खुली जगह पर आ गए। वो पहाड़ की ऊंची छत के नीचे खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे कि अचानक एक तरफ से बहुत से सिपाही खुशी से नारा लगाते नमदार हुए और उन्होंने ज़रकसीर को घेर लिया। सरदार, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। यूरका, आप हमारे सिपा सालार को लाने में कामयाब हुए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। यूरका और ज़रकसीर ने शहजादे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इन्हें नहीं पहचाना? ये हमारा शहजादा मारूत है, नैनवा के तख्त का वाहिद वारिस। सिपाहियों ने शहजादे के हक में तलवारें बुलंद करके नारे लगाए और इस अज़्म का इजहार किया कि वो नैनवा से दुश्मन को निकालकर तहो तैक करने में कभी दरेग नहीं करेंगे। इसके बाद यूरका ने सिपाहियों से अंबर का तारुफ कराते हुए कहा कि अगर ये शख्स ना होता तो हम ज़रकसीर को कभी दुश्मन की कैद से रिहाई ना दिला सकते। सिपाहियों ने एक एक करके अंबर से हाथ मिलाया। इसके बाद वो सर जोड़कर बैठ गए और आइंदा के बारे में मंसूबा तैयार करने लगे। ज़रकसीर को मालूम हुआ कि बाकी वफादार फौज के बिखरे हुए सिपाही भी मुल्क से फरार होकर इसी गार में आ रहे हैं। इस जगह वो अपनी फौजी ताकत को फिर से जमा करके नैनवा पर हमला कर सकते थे।
मगर सबसे पहले मलका को दुश्मन की कैद से रिहा करवाना बहुत जरूरी था। अगर वो मलका और शहजादे को ले जाकर नैनवा के अवाम के सामने खड़ा कर दें तो उन्हें यकीन था कि लोग दुश्मन के सिपाहियों की तिक्का बोटी कर देंगे। वो तादाद में इतने ज्यादा नहीं थे कि शाह बाबुल की फौज का मुकाबला कर सकते, मगर चूंकि उन्हें नैनवा की अवाम की हिमायत हासिल थी इसलिए उनकी फौज बेशुमार थी। उन्हें यकीन था कि वो दुश्मन को शिकस्त देकर नैनवा से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बावजूद अंबर को फतह के बारे में शक था। उसने ज़रकसीर से कहा, आप फौज के सिपा सलार हैं कि आपको पूरा भरोसा है कि आप अपनी मुट्ठी भर फौज और निहत्ते अवाम के साथ शाह बाबुल की यलगार का मुकाबला कर सकेंगे। ज़रकसीर सोच में पड़ गया और फिर सर उठाकर बोला, इसके लिए हमें किसी दूसरी ताकत से मदद लेना पड़ेगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, अंबर ने फौरन जवाब दिया। अगर हम किसी तरह उर के बादशाह हमोरबी की हमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो हम ना सिर्फ नैनवा पर हमला कर सकते हैं और कब्जा कर सकते हैं, बल्कि शहर बाबुल की भी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। योरका ने कहा, क्या हमोरबी हमारी हिमायत और मदद करने पर तैयार हो जाएगा? अंबर ने कहा, उसके एक सूबे का आधा हिस्सा शाह बाबुल ने हड़प कर लिया है। हम हमोरबी को शाह बाबुल के खिलाफ उकसा सकते हैं। उसकी फौज भी ज्यादा है और आजकल वो बहुत ज्यादा जोरों शोर से जंगी ताकत में इजाफा कर रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो शाह बाबुल बख्त नसर के मुल्क पर चढ़ाई का इरादा रखता है। ज़रकसीर ने कहा, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हमोरबी को अपने साथ मिला कर सकते हैं। उनसे यकीन दिलाएंगे कि बादशाह की वफादार फौज और नैनवा के अवाम उसके साथ होंगे। उससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए? योरका ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमोरबी से बात करने के लिए मैं और अंबर जाते हैं। ज़रकसीर ने कहा, ठीक है, मगर इस वक्त सबसे अहम काम मलका आलिया को बख्त नसर की कैद से निजात दिलाना है। अंबर कहने लगा, ये काम मैं अकेले ही कर लूँगा। मैं आज रात ही बाबुल की तरफ निकल जाऊँगा और पहले सरहदी शहर की हवेली में जाकर मलका आलिया को कैद से छुड़ाकर अपने साथ लाने की जान तोड़ कोशिश करूँगा। योरका बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, बेहतर है। उन्होंने रातों रात बाज़ तैयारियाँ तेज शुरू कर दी। ज़रकसीर ने उन्हें हिदायत की कि वो जितनी जल्दी हो सके मलका आलिया को लेकर वफादार फौजों के पास गार में पहुँच जाएँ। मुँह अंधेरे अंबर और योरका घोड़ों पर सवार होकर बाबुल के सरहदी गांव की तरफ निकल खड़े हुए। वो सारा दिन चलते रहे। वहां से बाबुल के सरहदी गांव का फासला ज्यादा नहीं था। एक रात पहाड़ में आराम करने के बाद वो दूसरे रोज दोपहर के वक्त बाबुल की सरहद पर थे। पहरेदारों ने उनसे हस्बे मामूल पूछा कि वो कौन है और बाबुल में क्यों जा रहे हैं। अंबर ने अपना वही पुराना जवाब दोहराया कि वो हकीम है और यूरका उसका शागिर्द। वो फरीका से बाबुल में बीमारों का इलाज करने और रोजी कमाने आए हैं। पहरेदार ने कहा, पहले हमारे सरदार का सर दर्द तो दूर करके दिखाओ। कहाँ है तुम्हारा सरदार? अंदर लेटा है। अंबर योरका को लेकर सरदार की कोठली में आ गया। चौकी का सरदार एक तख्त पर चित लेटा सर दर्द से तड़प रहा था। अंबर ने उसकी नब्ज देखी और पूछा, दर्द आधे सर में होता है या पूरे सर में? सरदार ने कहा, पूरे सर में बड़ा खौफनाक दर्द होता है। देवताओं के लिए हकीम हो तो ऐसी दवा दो कि इस अजाब से जान छूटे। अभी इलाज किए देता हूँ, आप घबराइए नहीं। अंबर ने एक शीशी में से सुर्ख रंग की दवाई निकालकर उसके चंद कतरे सरदार के हलक में डाले और उसके माथे पर एक खास किस्म के तेल से मालिश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सरदार उठकर बैठ गया। उसका सर दर्द गायब हो चुका था। वो अंबर से बहुत खुश हुआ और उसने अंबर को सोने के सिक्के पेश किए और पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अंबर ने उसे बताया कि वो मुल्क अफ्रीका से आया है और बाबुल में जाकर दुखी बीमारों का इलाज करके रोजी कमाने का इरादा रखता है। सरदार ने उसी वक्त उन्हें सरहद पार करने की इजाज़त दे दी और वादा लिया कि सरहदी चौकी पर फेरा ज़रूर मारा करेगा। अंबर ने उसे एहतियातन बता दिया कि उसकी एक खाला बाबुल में रहती है। वो अपने बेटे से मुलाकात करने वापस अफ्रीका जाना चाहती है। अगर वो तैयार हो गई तो उसे वापस ले जाते हुए चौकी पर ज़रूर आएगा। ज़रूर आना, हम तुम्हारी खाला को तोहफे देंगे। शुक्रिया आपका सरदार, आप इजाज़त दीजिए। सरदार उससे इजाज़त लेकर वो अंबर और यूरका बाबुल की सरहद में दाखिल हो गए और घोड़े दौड़ाते उस बस्ती की तरफ चल पड़े जिसकी एक हवेली में मलका नैनवा कैद थी। अंबर को उस बस्ती का रास्ता मालूम था। वो सारा दिन सरहद के अंदर सफ़र करते रहे और शाम को उस बस्ती के करीब पहुंच गए। अंबर ने यूरका से कहा कि अब बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। हवेली के सिपाहियों को किसी हालत में भी शक नहीं होना चाहिए कि वो मलका को रिहा करवाने आए हैं। यूरका ने पूछा, क्या सिपाही तुम्हें जानते हैं अंबर? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, वो मुझे मुकद्दस इंसान समझते हैं। तुम चलकर अपनी आंखों से देख लेना कि वो किस कदर मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन सिर्फ उनकी इज्जत करने से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमें बड़ी हिकमत अमली और सूझबूझ से काम लेना होगा। अब वो बातें करते हुए हवेली के करीब पहुंच गए। हवेली के बाहर मशल रोशन थी। 2 सिपाही दरवाजे पर नंगी तलवारें कंधे पर रखे पहरा दे रहे थे और 2 सिपाही जमीन पर बैठे कुछ खा पी रहे थे। उन्होंने 2 घुड़सवारों को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो खाना पीना छोड़कर तलवारें खींचकर उठ खड़े हुए।
अंबर और युरका पास जाकर घोड़ों से उतर पड़े। एक सिपाही ने ललकार कर कहा, कौन हो तुम, दोस्त हो या दुश्मन? अंबर ने कहा, हम दोस्त हैं। सिपाही करीब आ गए। उन्होंने अंबर को देखा तो झट तलवारें नियाम में कर लीं और बड़े अदब से उसे सलाम किया। ए मुकद्दस इंसान, आपका आना मुबारक हो। उन्होंने फौरन जमीन पर दस्तरख्वान लगा दिया और अंदर से तरह तरह के खाने लाकर चुन दिए। अंबर और युरका ने वो खाने पेट भर कर खाए। उसने सिपाहियों से युरका का तारुफ कराते हुए कहा, ये मेरा गुलाम है युरका, मगर मैंने इसे आज़ाद कर दिया और अब मेरे साथ मेरे भाई की तरह रहता है। ये मुझसे हिकमत और जादू सीख रहा है। रात को हवेली के तमाम सिपाहियों ने मुकद्दस इंसान अंबर के आने की खुशी में बड़ा जश्न मनाया और देर तक गाने गाते और रक्स करते रहे। फिर वो सारे बेसुध होकर सो गए। सिर्फ वही पहरेदार जागते रहे जो मलका नैनवा की कोठली के बाहर पहरा दे रहे थे। अंबर ने युरका से कहा कि वो आराम से कमरे में लेटा रहे, मैं मलका से मिलने जा रहा हूँ। मैं उन्हें तमाम हालात से बाखबर करके अर्ज करना चाहता हूँ कि शहजादे और ज़रकसीर को हम ले आए हैं और अब वो भी चलने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद अंबर मलका आला की कोठली के करीब आ गया। उसने पहरेदार से कहा कि वो मलका से मिलना चाहता है। पहरेदार अंबर की करामात को देख चुका था और उससे मरूब भी था, इसलिए उन्होंने कोई एतराज़ न किया और वो मलका की कोठली में दाखिल हो गया। मलिका पत्थर के चबूतरे पर लेटी हुई थी। अंबर ने करीब जाकर सरगोशी की, मलका आलिया, मैं अंबर हूँ, वक्त बहुत कम है, मेरी बात गौर से सुने। अंबर को देखकर मलका उठकर बैठ गई और बोली, क्या मेरा बेटा जिंदा है? हाँ मलका आलिया, शहजादा जिंदा नहीं, बल्कि हमने उसे महफूज जगह पर पहुंचा दिया है। हबशी गुलाम और ज़रकसीर भी उसके साथ हैं। क्या ज़रकसीर को भी रिहा करा लिया? खुदा के लिए आहिस्ता बोले मलका, मैं बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेकर आपके पास आया हूँ। ज़रकसीर को हमने रिहा करा लिया है। अब हम आपको यहाँ से लेने आए हैं। युरका मेरे साथ है। अब कल रात के आखिरी हिस्से में तैयार रहिएगा। मलका कुछ पूछने वाली थी कि अंबर जल्दी से कोठली से बाहर आ गया। उसने पहरेदार का शुक्रिया अदा करते हुए उसे सोने के चंद सिक्के दिए, जिन्हें पाकर पहरेदार बेहद खुश हुआ और अंबर को सलाम करने लगा। अंबर ने अपने कमरे में आकर युरका को बताया कि वो मलका से मिल आया है। कल रात मलका तैयार होंगी और उन्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे, निकाल लेंगे। मगर वो कैसे? युरका ने पूछा। तुम देखते रहो। अंबर ने सुबह होते ही ऐलान कर दिया कि आज रात हवेली के तमाम सिपाहियों की वो दावत कर रहा है। सिपाही बहुत खुश हुए। अंबर ने फौरन बाजार से 6-7 बकरे मंगवाकर ज़बा किए। शाम को दस्तरख्वान पर किस्म किस्म का भुना हुआ गोश्त और मिठाइयाँ चुन दी गईं। सिपाही खुशी से नारे लगाते हुए खानों पर टूट पड़े। इस दौरान अंबर ने छुपकर अंगूर के रस से भरे हुए बड़े मटके में एक बेहोश कर देने वाली दवाई का सफूक मिला दिया। इस दवाई को पीने के 1 घंटे बाद ये सब लोग बेहोश हो जाएंगे। बस वही वक्त होगा मलका आलिया को यहाँ से निकाल कर ले जाने का। हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हम तैयार हैं अंबर। दावत खत्म हो गई। सिपाही टोलियों में बटकर गीत गाने और रक्स करने लगे। फिर उन्हें गनुदगी होने लगी और एक एक करके ज़मीन पर गिरकर बेहोश होना शुरू हो गए। सिपाहियों के कमांडर ने जब तमाम सिपाहियों को बेहोश होकर गिरते देखा तो उसे शक हुआ। जब उसका भी सर चकराने लगा तो वो समझ गया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उसने झट तलवार निकालकर अंबर पर हमला कर दिया। युरका जरा परे खड़ा था। इससे पहले कि वो भागकर अंबर की जान बचाए, कमांडर की तलवार अंबर के सीने में उतर चुकी थी। मगर उसके साथ ही कमांडर पर दवाई ने असर किया और वो तलवार का दस्ता अंबर के सीने में ही खुबा हुआ छोड़कर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। युरका के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वो साफ देख रहा था कि तलवार पूरी की पूरी अंबर के सीने में उतर चुकी है और उसकी मौत यकीनी है। मगर दूसरे ही लम्हे जो मंजर उसने देखा वो पहले से ज्यादा हैरान कर देने वाला था। अंबर ने खड़े खड़े बाएं हाथ से तलवार अपने सीने से खींचकर निकाली और परे फेंक दी। ना तो उसके सीने पर कोई जख्म लगा और ना खून का कतरा बहा। अंबर ने युरका से कहा, मेरी तरफ देखने के बजाय ऊपर चलो, मलिका को आज़ाद कराना है। मगर तुम जिंदा कैसे हो? अंबर ने झंझला कर कहा, यह बाद में पूछ लेना युरका, पहले ऊपर चलकर मलका आलिया को कैद से निकालो। वो दोनों भागते हुए मलका की कोठली में गए और बोले, मलका आलिया जल्दी से हमारे साथ निकल चलिए। हवेली के तमाम सिपाही बेहोश कर दिए गए हैं। मलका उठकर उनके साथ चल पड़ी। वो हवेली से बाहर आ गए। आसमान पर रात के नीले सितारे टिमटिमा रहे थे। रात आधी गुजर चुकी थी। वो तीनों घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़े बाबुल की सरहद की तरफ डाल दिए गए। बाकी आधी रात और आधा दिन वो बराबर घोड़े पर बैठे उन्हें तेज रफ्तारी से दौड़ाते सफर करते रहे। तीसरे पहर वो सरहदी चौकी के करीब पहुंचे तो अंबर ने घोड़ा रोक लिया। उसने मलका को चादर में लपेटकर घोड़े पर यूं डाल दिया कि मालूम हो वो बहुत ज्यादा बीमार है, और खुद घोड़े की बाग थामकर युरका के साथ पैदल चलता चौकी पर पहुंच गया। ये आखिरी मरहला बड़ा नाजुक था। अंबर को अपनी जान की तो फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसको तो कोई मार नहीं सकता था। उसे युरका और मलका की फिक्र थी। अगर पहरेदार को जरा सा भी शक हो गया तो वो उन दोनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने घोड़ा सरहद की चौकी के बाहर खड़ा किया और खुद अंदर चला गया। अंदर उसका दोस्त कमांडर तख्त पर नीम दराज अंजीरों का टोकरा आगे रखे अंजीर खा रहा था।
वो अंबर को देखकर बहुत खुश हुआ। दोस्त, तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या वापस जा रहे हो? अंबर ने गमगीन चेहरा बनाकर कहा, जिस वक्त मैं खाला के यहाँ पहुंचा तो वो बहुत सख्त बीमार थी। मैंने इलाज शुरू किया तो कहने लगी कि मैं अब मर रही हूँ, मेरा इलाज बेकार है। देवताओं के लिए मुझे वापस मेरे बेटे के पास ले चलो, मैं आखिरी बार अपने बेटे की शक्ल देखकर मरना चाहती हूँ। कमांडर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, यह तो बड़ी अफसोसनाक बात है। देवता तुम्हारी खाला को सेहत दें, कहाँ है वो बाहर घोड़े पर पड़ी करा रही हैं। हमें इजाज़त दें कि हम सरहद अबूर करके जल्दी से जल्दी खाला को उसके बेटे के पास पहुंचा दें। ज़रूर ज़रूर, लेकिन क्या तुम्हारी खाला की मिजाज पुरसी नहीं कर सकता मैं? अंबर परेशान हो गया। कमांडर इस दौरान में कोठरी से बाहर निकलकर उस घोड़े की तरफ बढ़ रहा था जिस पर मलका नैनवा चादर में लिपटी पड़ी थी। अंबर ने सोचा, अगर कमांडर ने मलका को पहचान लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा और वो उसी वक्त इन तीनों को गिरफ्तार कर लेगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो किस तरह कमांडर से कह सकता कि वो उसकी खाला का चेहरा मत देखे। यूरका भी परेशान हो गया। कमांडर मलका के घोड़े के पास आया और चादर हटाकर गौर से अंबर की बनावटी बीमार खाला को देखने लगा। ये बड़ी अजियत की घड़ी थी। यूरका और अंबर का दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी फड़क कर सीने से बाहर आ जाएगा। कमांडर कुछ देर मलका आलिया के चेहरे को गौर से देखता रहा। मलका आलिया अंबर की हिदायत के मुताबिक आंखें बंद किए पड़ी करा रही थी। अचानक कमांडर ने अपना चेहरा मलका आलिया की तरफ से हटाकर अंबर की तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर ऐसी कैफियत थी कि साफ मालूम हो रहा था कि उसने मलका आलिया को पहचान लिया है और वो अब चीख कर सिपाहियों को हुक्म देने वाला है कि इन लोगों को मलका समेत फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। अंबर का खून खुश्क होने लगा। यूरका का हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। उसने फैसला कर लिया था कि अगर कमांडर ने मलका को पकड़ लिया तो वो मुकाबला करेगा, ख्वाह खुद हलाक हो जाए। कमांडर ने जरा मुस्कुराकर कहा, दोस्त, क्या ये तुम्हारी खाला है? ये कहानी अभी दोस्तों जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे है। क्या पहरेदारों के सरदार को पता चल गया कि वो मलका को अगवा करके ले जा रहे हैं? जर कसीर और हमूरबी बादशाह ने मिलकर नैनवा और बाबल पर हमला किया तो फतह किसको हुई? क्या यतीम शहजादा अपनी माँ से मिल सका? ये सब कुछ आप इसी कहानी के अगले सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा करेंगे। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।